YouTube link is on. Kindly begin the formal session, Mr. Ashwini Jindal ji. थैंक यू संजय जी। हमारे ऑल दो 130 पार्टिसिपेंट आ गए हैं अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब पे। मैं भी इधर शुरू कर दूं सर, यूट्यूब साथ में। एक मिनट बस, यही है ना लिंक, यूट्यूब लिंक 28 का नहीं, ये तो गलत आ गया। चलो कोई नहीं, मैं शुरू करता हूं, बाद में कर लूंगा। थैंक यू सर। सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम कि उन्होंने पिछली बार काफी डिटेल में, इतनी डिटेल में बता दिया कि अब तो लोगों को टैक्स प्लानिंग के लिए ही एओपी यूज करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में पिछली बार 4 एओपीज के काइंड्स गुरुजी ने कवर कर दिए थे। आज हमने रिमेनिंग 3 जो हैं वो हमने डेलिब्रेट करने हैं। 3 करें 3 4 भी करने हैं। 3 करें तो 4 अभी करने हैं सर। तो आज हमारे जो पैनलिस्ट में है वो संजय जी, तो वॉइस ऑफ सीए फाउंडर अमर मित्तल जी और डॉक्टर गिरीश ऊजा जी। गिरीश ऊजा जी को तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया ही था, अभी सर पूरी फोटो में फिट आने लगे हैं क्योंकि सुबह इन्होंने वेट वूट भी कम कर लिया। जब से बाबा रामदेव जी हर तीसरे दिन जिनको बोलते हैं कि जी गिरीश ऊजा जी से सीखो, इतनी उम्र में भी वो योगा करते हैं, आप लोगों से कुछ नहीं होता, तब से गुरु जी का जरा एंथुसियाज्म और बढ़ा हुआ है। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, मैं ऑल्दो हमने जो हमारा अगस्त का महीना था काफी हेक्टिक रखा क्योंकि प्रोग्राम्स हमने काफी प्लान किए और बड़े सक्सेसफुल प्रोग्राम हुए। अभी हमने जीएसटी कोर्स के 9 डेज की क्लास खत्म की है जस्ट 30 मिनट्स बिफोर, और उसमें 3000 रजिस्ट्रेंट थे, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम हम 1000 ही अकोमोडेट कर पाए। और मतलब ये लोगों का प्रेम है वॉइस ऑफ सीए और संजय अग्रवाल जी के प्रति कि ऑल द 9 डेज हमारे मिनिमम पार्टिसिपेंट भी यूट्यूब पे अगर हम जोड़ लें तो 800 प्लस रहे। किसी भी दिन 800 से कम हमारे पार्टिसिपेंट नहीं हुए। इवन दो फर्स्ट 4 डेज तो 1000 प्लस यूट्यूब पे जोड़ के 1500 पार्टिसिपेंट थे, लेकिन बाद में भी हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट 800 850 प्लस थे। इसके अलावा जो बाद में भी अटेंड कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि जी हमने अटेंड कर लिया ड्यू टू सर्टिफिकेट की, हमें सर्टिफिकेट दे दो, बट हमने क्लियर कर दिया था कि सर्टिफिकेट उनको मिलेगा जो लाइव अटेंड करेंगे इधर एट वेबएक्स और एट यूट्यूब। वो सर्टिफिकेट भी हम उनको विद इन 10 डेज अवेलेबल करा देंगे। आफ्टर 10 डेज इट इज ए 10 डेज प्रोसेस। तो मैं गुरुजी की बात हर टाइम यही कहता हूं, जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं भी तो इलेक्शन मोड में हूं, मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फिल्म थी ना जय हो, मैंने पहले भी जीएसटी कोर्स में कहा था कि उसमें वो सलमान खान कहता है कि जी चेन शुरू की है कि आपने आगे 3 बंदों को बोलना है, 3 ने आगे 9 को बोलना है, 9 ने 27 को, 27 ने 81 बंदों को, ताकि हमारे नॉर्दर्न इंडिया रीजन के जो 65,000 वोटर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उन तक पहुंच जाए कि संजय अग्रवाल भाई दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट अटेंड कर रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 3 बंदों को आगे इनके बारे में बताएं कि जो इन्होंने सर्विसेज 9 ईयर इंस्टीट्यूट में दी है और बहुत बेस्ट दी है, और इन्होंने एफिशिएंटली उसको अपनी हर एक्टिविटी को, हर ड्यूटी को निभाया है। तो हमने इनको दोबारा उसी ड्यूटी पे लेके आना है ताकि ये हम मेंबरों की सर्विस नॉट ओनली बाय वे ऑफ वेबिनार नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन ये वॉइस ऑफ सीए के थ्रू शेयर करते हैं, जहां बुक्स, जहां सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, इसके अलावा भी जो हमारे मेंबर्स की कोई भी दिक्कतें होती हैं हर चीज में वो हमें गाइड कर सकें। अगर वो पोजीशन में होंगे तो वो बेटर गाइड कर सकेंगे और हमारी बात सुन भी सकेंगे। वॉइस ऑफ सीए के माध्यम से मैं भी अपने इंडिपेंडेंट वे से रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं कि एक तो यूडीआईएन की डेट, मैं संजय जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेसिडेंट साहब को बोल लें कि यूडीआईएन की डेट का पीरियड जो टाइम जो है वो कम से कम 30 डेज टू 60 डेज करें, क्योंकि ड्यू टू कोरोना आज की डेट में अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बैलेंस शीट बना भी ली तो कई बार लॉकडाउन लग जाता है, तो हम 30 डेज उसको यूडीआईएन नहीं कर पाते।
जबकि स्टैट्यूटरी लिमिट 15 डेज है, तो कंपनीज के केस में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जितनी भी बैलेंस शीटें हमारी बननी है अप टू 3 सितंबर एजीएम के लिए, तो कई बार यूडीआई ना हुआ तो उसके लिए काइंडली डेट बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट साहब को लिखें। और दूसरा जो फीस है, इसको भी कुछ यूडीआईएन के साथ लिंक या अदरवाइज कोई वे निकालें कि हमारे जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको ड्यू टू कोरोना इस बार फीस ना देनी पड़े, जो इंस्टीट्यूट की है, जब बड़ी नॉमिनल फीस वो ले लें, उसके ऊपर भी एक रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट को वो वॉइस ऑफ सीए की तरफ से दें। तो आज का हमारा टॉपिक गुरुजी का है असेसमेंट ऑफ बीओआईज। आई विल रिक्वेस्ट संजय जी टू से फ्यू वर्ड्स एंड वी विल स्टार्ट द प्रोसीड्स। Thank you, Ashwani ji. Straight away to the job, because members are saying it is 5:40 and मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो है वो गुरु को हम जो है इंट्रोडक्शन का भी जो है सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो है गुरुजी ही हैं, और अब जो है वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और आज तो सर 2 जनरेशन आपको एक साथ देख रही हैं पैनल पे। आप भी हैं और आपका बेटा भी है। और जैसा मैं ये कहता हूं कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मेरे बच्चों के बच्चे भी आपसे पढ़े। तो विद दिस सर, डाइस इज योर्स, प्लीज स्टार्ट इट। संजय जी, पैनलिस्ट गुरुजी को नजर आने चाहिए। मैं 30 मिनट्स बाद छोड़ के ना मोबाइल से ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैंने घर निकलना है सर। Thank you. Lot of people are coming. Lot of people are coming. No, he points a different thing. I want people on the screen. वो ये कह रहे हैं। सर वो मेरे पास 4-5 लोग चाहिए। अभी पकड़ के ला रहा हूँ सर, चिंता मत करो आप। चलिए सर। The founder of the Voice of CA, Sri Sanjay Agarwal ji, of course the past Central Council member, अश्विनी जिंदल जी, ये तो करता है, हमने इनका नाम करता रख दिया एक फैमिली का। वॉइस ऑफ सीए के करता यही है, और करता जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, लेट मी टेल यू। देन वी हैव अजयेश अग्रवाल जी, अमर मित्तल जी। मैं ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकली बोल रहा हूँ, तो किसी का नाम पहले ऊपर हो जाए तो बुरा मत मानना। ऋषभ अग्रवाल, सन ऑफ कोर्स संजय अग्रवाल जी। अभी तो पैनलिस्ट यही है, बाकी दे में बी ज्वाइनिंग वेरी सून। लेडीज एंड जेंटलमैन, well friend, I was talking to you about assessment of what you call AOP BOI. I told you what is AOP BOI, what I told you 3 types of assessment we have done. One was assessment of cooperative society, another was assessment of society registered under the Society Registration Act, and third was mutual association. Today I have to start the most important point, and that is, before I take up private trust, let me complete the assessment of charitable trust first. I'll take the private trust little later, because many are joining, still joining. और आपको बता दूं, आपको चैरिटेबल ट्रस्ट की फिर भी काफी कुछ मालूम है, लेकिन प्राइवेट ट्रस्ट में बहुत इश्यूज हैं. So therefore, I'll take little later. I'm talking about assessment of charitable trust or institution, charitable religious trust or institution. Let me tell you, Sanjay ji, we have section 64, 164, subsection 2. Please note section 164, subsection 2, which talks about the assessment of charitable trust. लोग कहते हैं हमने तो कभी टैक्स दिया ही नहीं, तो इसलिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ती असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट की, इसलिए हम तो उसमें कोई टैक्स देते ही नहीं है. हम तो वी विल एक्यूमुलेट 15%, एंड बियॉन्ड 15% वी वांट टू एक्यूमुलेट, वी फॉर सबमिट फॉर्म 10 और उसको 15% से ऊपर भी कर लेते हैं. लेकिन रुकिए, मैं आपको उसकी चीजें बताने लगा हूं. What I'm trying to explain is 164(2) says there are 3 types of income of a charitable trust, which is taxable at the same rate as is applicable to association of persons or body of individual. 3 income होती है charitable trust की. एक होता है income of property held under a trust for holy or holy charitable or religious purposes. Income from a property held under a trust. और दूसरा होता है voluntary contribution received by any trust or institution which are covered under section 2 clause 24 sub clause 2 IA. मैं बताऊंगा. और तीसरा होता है income of a business
which is incidental to the attainment of the objective of the trust where you have maintained separate books of account. So तीन तरह की इनकम चैरिटेबल ट्रस्ट की होती है. एक तो मैंने बताया, if that charitable trust is doing incidental business. If you are doing incidental business, you are covered under 11(4)(a). You have to maintain separate books of accounts of that incidental business, and you have to get them audited also if it exceeds the limit laid down under 44(ab). तो एक तो ये इनकम चैरिटेबल ट्रस्ट की होती है, और दूसरी इनकम होती है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन. कौन सी? Whether with a specific direction that it will form part of the corpus of the trust, or without a specific direction that it will form part of the trust. जितनी भी कंट्रीब्यूशन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को आती है, वो भी उसकी इनकम होती है. वो इनकम है. सेक्शन 2 क्लॉज 24(2)(i) में लिखा है, इनकम इंक्लूड्स वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन. देखिए मैंने क्या बोला, वेदर विद कॉर्पस डोनेशन और विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन. ये सेकंड इनकम है जो चैरिटेबल ट्रस्ट की टैक्सेबल होती है. एक वो रहेगी. और थर्ड है सर अमर मित्तल जी, वो कहता है प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट. अब आपकी प्रॉपर्टी अंडर ए ट्रस्ट है, तो क्या 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 चीज इनकम आ सकती है उस प्रॉपर्टी से. नंबर 1, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रेंट आ सकता है. रेंट भी तो इनकम है फ्रॉम ए प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट. रेंट आ सकता है. आपको क्या आ सकता है? आपको अगर आपके पास डिपॉजिट्स है तो इंटरेस्ट आ सकता है. आपके पास डिपॉजिट है इन द बैंक्स तो इंटरेस्ट आ सकता है. क्यों नहीं इंटरेस्ट आ सकता? आपको इंटरेस्ट आ सकता है. आपने कोई एसेट बेची है तो कैपिटल गेन आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है. आई वुड नॉट यूज द वर्ड कैपिटल गेन, आई यूज द वर्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. क्योंकि जब चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम निकाली जाती है, इट हैज टू बी कंप्यूटेड अंडर ए कमर्शियल सेंस. और कमर्शियल सेंस में कोई इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट कोई नहीं होता है, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कमर्शियल में नहीं होता है. तो मैंने क्या बोला, चैरिटेबल ट्रस्ट की क्या इनकम हो सकती है? बिजनेस तो मैंने अलग ले लिया, मैंने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अलग ले लिया, और तीसरा लिया रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी. फिर मैंने लिया प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट. फिर मैंने लिया आपका डिविडेंड भी आ सकता है अगर उनके पास शेयर पुराने हैं, और डिविडेंड आ सकता है क्योंकि आजकल तो वो शेयर खरीद नहीं सकते, लेकिन पुराने तो शेयर हो सकते हैं 1973 के पास पहले के. तो वो शेयर अगर उनके पास है तो उसमें डिविडेंड भी आ सकता है. आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो इंटरेस्ट भी आ सकता है. आपकी इनकम फ्रॉम और भी कोई सोर्स से आ सकती है. तो ये सारी इनकम जो ट्रस्ट की है, ये 3 तरह की है. और इसमें सब संजय जी, अगर आपका सेक्शन 12 में रजिस्ट्रेशन है तो इट इज टैक्सेबल एट what you call rate applicable to AOP BOI, वही slab rate on the first 2,50,000 nil, on the next 2,50,000 5%, on the next 5 lakh 20%, about 10 lakh it is 30%. ये टैक्स देना पड़ता है चैरिटेबल ट्रस्ट को. लोग कहते हैं जी मैक्सिमम मार्जिनल रेट देना पड़ता है चैरिटेबल ट्रस्ट को. बिल्कुल गलत है. मैक्सिमम मार्जिनल रेट वहां बताया हुआ है प्रोवाइजो में कि किस केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा. संजय जी मैं क्या कह रहा हूं, पहले मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगता है. कब लगता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट? जो मैं बताने जा रहा हूं, इन द फॉलोइंग केसेस इट विल बी ए मैक्सिमम मार्जिनल रेट. अदरवाइज जो मैंने 3 इनकम बताई, बिजनेस इनकम अंडर 11(4)(a, मैंने बताया वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन और नॉट, डोनेशन जो आई, और तीसरा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल वगैरह. ये तीनों इनकम अगर इसमें अगर आपने एग्जेम्प्ट नहीं कराई 11-12 में, whatever is exempt under 11-12 वो तो माफ हो जाएगी. बट इफ इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 11-12 और कुछ टैक्सेबल है तो उसको आपको एओपी और बीओआई के रेट से देना पड़ता है. सर 2.5 लाख तो आप इनकम कमा लो, 1 पैसा टैक्स नहीं देना पड़ता. तो आप 2.5 लाख ना भी एक्यूमुलेट करो तो क्या फर्क पड़ेगा, 11-12 में मत जाओ. तो 2.5 लाख तक तो माफी है. लेकिन नाउ फॉलोइंग इनकम, क्या सुनना सर, इनकम ऑफ ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन which inures for the benefit of, where the income inures for the benefit of the person referred to in 233. Second case, income of a charitable or institution which is applied for the benefit of the person referred to in section 13(3). और तीसरा है
तीसरा है इसकी इनकम, और दैट पार्ट ऑफ इनकम which has not been accumulated, there is a violation of section 11(5). आपके पास जो रिसीट आई, there is a violation of 11(5). You have not accumulated that income under section 11 in a mode given under 11(5). इन 3 केसेस में मित्तल जी ये टैक्स लगता है एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इन 3 केसेस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगता है, ये मैं आपको बता दूं। ओनली 3 केसेस मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास ट्रस्ट के पर पैसे हैं और वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, चाहे वो 15% है, चाहे वो 15 से अबव एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, या चाहे वो कॉर्पस के पैसे आए, दे हैव टू कीप इट इन ए मोड अंडर 11(5). आपको पता है 11(5) का मोड है कि आपको बैंक में रखना है, एफडी में रखना है, यूनिट्स में रखना है, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी में रखना है, पूरे मोड दे रखे हैं 11(5) में, नोटिफिकेशन है। तो उस मोड में रखेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर उसको वायलेट करेंगे तो वो मैक्सिमम मार्जिन रेट लगता है, मैक्सिमम मार्जिन रेट। इसके ऊपर मैं दोबारा भी आऊंगा, लेकिन पहले क्या है संजय जी, मैंने एक ट्रस्ट बनाया और उसमें लिख दिया कि जितनी भी इनकम आएगी 80% तो ट्रस्ट की होगी और 20% होगी which endures for the benefit of refer to 13(3). एन्योर का मतलब है डायरेक्टली उनके बेनिफिट के लिए होगी जो 13(3) में है। अरे वो 13(3) में कौन से हैं? अरे ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, a person who has made contribution more than 50,000 to that trust in aggregate, or trustee of the trust, or manager of the trust, or a person who has a substantial interest or relative of such person। इनके बेनिफिट के लिए एन्योर और अपराइट में फर्क है। जरा ध्यान से सुनना, ये लोगों को पता ही नहीं है। एक होता है इनकम एन्योर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर्ड टू 13(3), एक होता है इनकम इज अप्लाइड फॉर द पर्सन बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर्ड टू इन 13(3). एन्योर का मतलब होता है संजय जी, वो मेरे पास आएगी नहीं इनकम, उसमें से कुछ इनकम सीधी उनको जाएगी और बाकी मुझे आएगी। एन्योर्स फॉर द बेनिफिट। तो मैंने एक ट्रस्ट बना दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें लिख दिया कि 80% इनकम तो आएगी ट्रस्ट को और 20% इनकम आएगी उनको जो पर्सन 13(3) में है। तो इस केस में तो 20% इनकम वो जो ट्रस्ट है उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स देना पड़ेगा इफ इट एनोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू 13(3). और एक होता है इफ इट इज अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ 3। आपने क्या किया, इनकम तो ट्रस्ट की मान ली, लेकिन आपने उसमें से कुछ बेनिफिट दे दिया। किसको दिया? यही पर्सन जो रेफर्ड टू इन 13(3) है, आपने उसके बेनिफिट के लिए अप्लाई कर दिया। यानी घबराना नहीं है, क्योंकि क्या होता है ट्रस्टी क्या होता है, सब चेयरमैन बन जाते हैं कॉलेज के और सैलरी लेते हैं। ट्रस्टी की बीवी प्रिंसिपल बन जाती है कॉलेज की और वो सैलरी लेती है। आप किसी और बेनिफिट भी लेते हैं, आप उनसे कोई सर्विस ले रहे हैं या उनको कोई सर्विस दे रहे हैं या उनसे कोई सामान खरीद रहे हैं या उनको सामान दे रहे हैं या उनकी प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है और आप उससे रेंट दे रहे हैं या आप उनको रेंट पे, आपकी प्रॉपर्टी उनके पास रेंट पे है, तो ये शुड बी डन एट आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। आप कहेंगे ये अगर आर्म लेंथ पे, सेक्शन 13(2) आपको बेनिफिट देता है। लोग 13(3) पढ़ लेते हैं और कहते हैं अगर थोड़ा सा भी पैसा उनके बेनिफिट के लिए दिया गया तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये तो अप्लाई कर दिया गया। सर ऐसा नहीं है। 13(2) कहता है when will it be considered that it is applied for the benefit of the person referred to in 13(3). अगर आप एक आर्म लेंथ से करें, अगर वो जो प्रिंसिपल बनी कॉलेज की लेडी और जो ट्रस्टी की वाइफ भी हो सकती है, अगर वो कॉलेज की बनी, अगर हम उसको सैलरी एज पर हर क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, जो क्वालिफिकेशन होती है और प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन है और जो बाकी जगह पर भी प्रिंसिपल को सैलरी मिलती है उतनी दे रहे हैं, तो कहता है ये बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर टू 13(3) नहीं है। संजय जी नहीं है। लोग कहते हैं जी हो ही नहीं सकता, हम कोई और, हम किसी के उन पर उनसे सर्विस नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं, सर्विस दे भी सकते हैं, सर्विस ले भी सकते हैं, उनको एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, लेकिन द पेमेंट शुड बी मेड एट आर्म लेंथ प्राइस। वो बहुत जरूरी है, पेमेंट शुड बी मेड एट आर्म लेंथ प्राइस। अगर आपने आर्म लेंथ प्राइस पे पेमेंट नहीं दी तो फिर वो बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर टू इन 13(3) हो सकता है।
अगर आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं, अगर आर्म लेंथ प्राइस पे दी है तो कोई हो ही नहीं सकता बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर टू इन 33। ये लोगों ने 13(2) पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको बार बार 13(2) के बारे में कह रहा हूं। ये मुझे सब पूछते हैं सर हमने वो वहां पर वो एम्प्लॉई है, वो तो ट्रस्टी का रिलेटिव है, वहां पर तो हम सर्विस ले रहे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है वो भी तो ट्रस्टी का रिलेटिव है। ऐसा कुछ नहीं है, आर्म लेंथ प्राइस पे करिए। मैंने रेंट में दिया, अगर उसको पर्सन रेफर टू इन 13(3) तो वो मार्केट रेंट से दिया। अगर हमने उनके किराए पे ली प्रॉपर्टी, कई बार अश्विनी जी आप किराए पे लेकर ट्रस्टी की प्रॉपर्टी को या किसी और रिश्तेदार की प्रॉपर्टी को कॉलेज खोल लेते। तो अगर आपने रेंट दिया मार्केट रेंट एट आर्म लेंथ प्राइस तो कुछ नहीं होता है, वो 13(2) में लिखा है। हाँ, अदरवाइज अगर आप अप्लाई करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर टू 13(3) तो वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो 3 इनकम होती है संजय जी एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। एक इनकम विच एन्योर फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर टू 13(3). दूसरी इनकम जो आपकी है बट यू हैव अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर टू इन 13(3). एंड थर्ड, you have a income which you have accumulated and you do not apply or keep that income in a mode under 11(5). अब एक सवाल बहुत जरूरी आता है संजय जी, किसी ने लिख दिया कि सारी इनकम को हम मैक्सिमम मार्जिन रेट पे लगाएंगे 13(1)(d), मतलब अगर आपने 11(5) में नहीं रखा तो सारी टोटल इनकम जो टैक्स की लगेगी हम उसको मैक्सिमम मार्जिन रेट लगा दें। नहीं सर, बहुत जजमेंट आ गई कि ओनली दैट पार्ट ऑफ इनकम वेयर देयर इज अ वायलेशन ऑफ 11(5) उतनी इनकम को हम मैक्सिमम मार्जिन रेट पे लगाएंगे, बाकी इनकम को वही स्लैब रेट लगेगा। ये समझ में आ रहा है संजय जी? मैंने क्या कहा, अगर आपने 11(5) में रखना था, बैंक में रखना था या एफडीआर में रखना था, आपने टोटल इनकम का सिर्फ 10 लाख रुपए ऐसा है जो आपने 11(5) में नहीं रखा, बाकी सारा रखा हुआ, तो उस केस में पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लगता तो है जैसे पूरी इनकम ट्रस्ट की टैक्सेबल हो जाएगी, बिफोर 11-12 देंगे ही, ऐसा नहीं है। 11-12 देंगे, लेकिन रुकिए, वो जो पैसा जो 11(5) में नहीं रखा था उतने पैसे पे हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट का टैक्स लगा देंगे। ये क्लियर हुआ संजय जी? देखिए, मैं कुछ चाहता हूं कि कुछ सवाल आए तो साथ साथ भी लेते रहना, क्योंकि ऐसे चीजें हैं जिसको साथ में बता दूं तो अच्छा है। सर 164 सबसेक्शन 2 में संजय जी सिर्फ 3 इनकम है जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगती है, बाकी कोई इनकम मैक्सिमम मार्जिनल रेट से नहीं है। अगर तो एग्जेम्पशन मिल गई 11-12 में तो मिल गई, अगर नहीं मिली तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगता है, वो लगता है स्लैब रेट। 3 केसेस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा, वो मैंने आपको बताया। सर क्लियर हुआ सर? 164 सबसेक्शन 2 आप पूछिए, पूछना चाहते हैं गुरुजी। हाँ जी। लेकिन जो सीपीसी जो है जितने 143(1) देता है उसमें एमएमआर लगा के ही देता है, और मेंबरों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनका या तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, फिर 154 भी नहीं करते वो लोग, और अपने को या तो अपील फाइल करनी पड़ रही है। ये जो 143(1) है उसमें जो है एमएमआर पे लगा देते हैं ये। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं संजय जी, आप पहले तो फॉर्म देखिए कौन सा भरते हैं। अगर तो आप फॉर्म 5 भर दिया किसी वक्त तो भूल जाओ, वो तो एमएमआर लग के ही आएगा। हाँ जी। अब आया फॉर्म 7। जब आप फॉर्म 7 भरते हैं ना, उसमें भी आप क्या करते हैं, आधे से ज्यादा फॉर्म 7 गलत भरते हैं। अब सुनिए, हमारा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, सेक्शन 1023 में 3IAB में है, कॉलेज है जिसकी 100% इनकम एग्जेम्प्ट है, क्योंकि 95% ग्रांट यूनिवर्सिटी से आती है, यूजीसी से। वो 2 बार रिटर्न भरी, दोनों बार मैक्सिमम मार्जिन रेट लग के आ गया। क्यों? उन्होंने वो कॉलम भर दिए, कौन से? 5 हेड्स ऑफ इनकम वाले। अरे 5 हेड्स ऑफ इनकम वाले कॉलम भरने ही नहीं है, अगर आप भरोगे तो मैक्सिमम मार्जिन रेट लग जाए। उसको तो वो रिपोर्टेबल अकाउंट था, सिर्फ रिपोर्ट करना था कि हम रिटर्न भर रहे हैं और हम 1023C3IAB में हैं। सब मैंने कहा 2 बार रिवाइज करने के बाद भी 2 बार फिर वो मेरे पास आए,
फिर मैंने रिटर्न उनकी ठीक करवाई कि आप ये कर क्या रहे हैं। सर फॉर्म 7 भरना ही मुश्किल काम है। अगर फॉर्म 7 में आपने हेड्स ऑफ इनकम में डाल दिया तो मैक्सिमम मार्जिन रेट लग के आएगा ही आएगा, मैक्सिमम मार्जिन रेट लग के आएगा ही आएगा। हाँ, इनके सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम है, लेकिन सब में मार्जिनल रेट नहीं लग के आता। सर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 90% केस में सभी ने ऐसे ही किया हुआ है। अगर टैक्सेबल इनकम है, अगर टैक्सेबल इनकम है ही नहीं तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता, तो वो क्या करते हैं, हेड्स में डाल देते हैं अंडर दी हेड रेंट हाउस प्रॉपर्टी। अरे अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी चाहिए, फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस क्यों ले रहे। संजय जी बताइए, अगर इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में लिखेंगे तो फिर तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी पड़ेगी 30%, फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस थोड़ी अलाउड होंगे, फिर कैसे करेंगे। आप वहां डाल देते हो, आप डाल देते हो इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस। अरे उनको भी फॉर्म नहीं आता, आपको भरना पड़ेगा जो टोटल ग्रॉस रिसीट माइनस एक्सपेंस और इनकम दिखानी, कुछ नहीं हेड वाइज दिखानी। हेड वाइज दिखाओ, मैक्सिमम मार्जिन रेट लगा ही लगा, ये मैं आपको बता, ये मैंने आपको बता दिया। 164(2) को जरा एक बार मैं आप सबको कहूंगा, प्लीज एक बार ध्यान से पढ़ना, और फॉर्म को भी भरते वक्त, हालांकि मैंने कभी फॉर्म भरा नहीं है, पहली बार मैंने उनको दिलवाया जो यूनिवर्सिटी कॉलेज का था, और उसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं जो किसी के समझ में ही नहीं आती। तो जरा फॉर्म को भरने का तरीका सीखिए, तो फिर मैक्स, क्योंकि 90% लोग जो भरते हैं ना संजय जी, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए टैक्स लगता ही नहीं। लेकिन वो भी कई बार कॉलम गलत भर देते हैं, तो फिर मैक्सिमम मार्जिन रेट लग के आ जाता। कॉलम गलत भर रहे हैं सर, अदरवाइज नहीं होगा संजय जी। और बोलिए, कोई और क्वेश्चन है। सर वो थोड़ा सा माइक जो है ना वो कॉलर के नीचे आ रहा है, शायद आवाज कम हो रही है, एक दो लोग बोल रहे हैं। आप ठीक है जी। मेरे की प्रॉब्लम है, मेरा मुझे ध्यान नहीं दिया, मेरा ये चार्ज नहीं है, तो मैंने चार्जिंग वहां लगा दी, इसलिए मेरा आवाज कम हो गई है। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूं। अभी नहीं है सर कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, एक और कर लेते हो छोटा सा, फिर आऊंगा। एक है ओरल ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट ओरल है, हो सकता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगता है। ओरल ट्रस्ट को मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगता है, लेकिन लॉ ने एक एक्सेप्शन दे रखी है आपको। अगर जब ओरल ट्रस्ट है, आप 3 महीने के अंदर उसकी डिटेलें दे दें और उसका एक बनाकर दे दें जो डिटेल्स, तो उस केस में हम आपको नॉर्मल रेट पे ला सकते हैं। अदरवाइज ओरल ट्रस्ट को माना जाता है टू बी टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आ रहा हूं मेन क्वेश्चन। अब जरा कान खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए, और वो है प्राइवेट ट्रस्ट। पहले तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेशन के बारे में बता दूं, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत गलत फहमियां, भ्रांतियां आ गई हैं। मैं संजय जी बता रहा हूं, 1/4/2017 के बाद आप जो प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे, अगर तो इंडिविजुअल बनाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज रिलेटिव, तो उस केस में तो वो जो भी पैसा ट्रस्ट को दिया जाएगा वो पूरा का पूरा माफ होगा। पैसा दिया, जो कॉर्पस दिया गया, जो डोनेशन दी गई, वो माफ होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या लिखा है। A trust created or established by an individual for the benefit of relative, if receives any sum of money exceeding 50,000 or movable property exceeding without consideration exceeding 50,000 or immovable property exceeding 50,000, then in that case, if it is received, if the trust is created by individual for the benefit of relative, it is not taxable. पहले क्या होता था, हम ट्रस्ट बनाते थे, किसी भी के लिए बना लो, अदर देन रिलेटिव के लिए भी बना देते थे। अब नहीं बना सकते, अब नहीं बना सकते। सुन लीजिए मित्तल जी, अब सिर्फ इंडिविजुअल ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव। समझ में आ गया। अगर सपोज आपके पास पुराने ट्रस्ट हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, चलते जाएगा,
लेकिन वो डोनेशन अगर रिसीव करेगा, अगर कोई गिफ्ट रिसीव करेगा मोर देन 50,000, तो वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो टैक्स लग जाएगा। पहले नहीं लगता था, अब लगेगा। पहले नहीं लगता था कि जब हम डोनेशन देते थे ट्रस्ट को तो कहते थे इस पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि पहले 56-7 में इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर्ड थे, एओपी बीओआई कवर्ड नहीं थे। अब वेयर एनी पर्सन receive from any other person or persons any sum of money in aggregate exceeding 50,000 or any movable property in exceeding 50,000 of fair market value or immovable property। तो मैंने आपको बता रहा हूं संजय जी, आगे से जो भी ट्रस्ट बनेगा वो फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव या एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, 56(2) में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है, तब तो जो कॉर्पस दिया गया, जो उसको डोनेशन दी गई, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने ट्रस्ट बनाया या ऑलरेडी है और वो बेनिफिट ऑफ रिलेटिव के लिए नहीं है, तो मैं आपको पहले बता दूं, जितना भी अमाउंट वो रिसीव करेगा एज गिफ्ट, एज डोनेशन एक्सीडिंग 50,000 वेदर इन कैश और इन काइंड shall be fully taxable as income under the head other sources। पहले तो मैंने ये बता दिया, टैक्स की बातें तो बाद में करूंगा। और सेकंड पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, प्राइवेट ट्रस्ट जो बनाते हैं उसको जब नया बनाने जाएं संजय जी, तो 5-10 हजार रुपए से बनाइए, सिर्फ 5-10 हजार रुपए से बनाइए और उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में। रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत कम लगेंगे, बना लीजिए और उसमें बेनिफिशियरी के नाम देंगे, ट्रस्ट डीड देंगे, रजिस्टर्ड करा लीजिए। लेकिन 10,000 से ऊपर मत बनाना, नहीं तो बहुत पैसे लग जाते हैं। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी जितनी मर्जी दे दो, प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, तो उस केस में कोई स्टैंप ड्यूटी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। हाँ, अगर ट्रस्ट को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट देते हो तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रस्ट को गिफ्ट देते हो तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी, वो स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी दोगे एंड प्रोवाइडेड द ट्रस्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव डिपेंडेंट ऑन इट, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते। सो जब भी एक नया प्राइवेट ट्रस्ट बनाए, प्लीज ध्यान रखिए, छोटे अमाउंट से बनाकर उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए। लेकिन ट्रस्ट में एक और क्लॉज है, इंडियन ट्रस्ट कहता है कि देखिए ये ट्रस्ट परपेचुटी में नहीं हो सकता, नहीं होगा, सारी उम्र वो चलता रहेगा, एक ना एक वो डिसोल्यूशन क्लास मांगते हैं उस ट्रस्ट में। दैट्स ऑल, ये ध्यान रखिए। और ट्रस्ट डीड बनाकर आप उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए छोटे अमाउंट पर। लेकिन पुराना ट्रस्ट है तो रजिस्टर्ड ऑलरेडी है। अगर नया ट्रस्ट है तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि सर वो इंडिविजुअल बनाए और अपने रिलेटिव के लिए बनाए तो जो भी डोनेशन है वो टैक्सेबल नहीं होगी। अगर कोई बनाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव नहीं है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, अंडर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। ये 2017 से टैक्सेबल हो जाए। अब ट्रस्ट बनाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, तो ट्रस्ट में कौन होता है? ऑथर ऑफ ए ट्रस्ट होता है ना संजय जी, जिसने प्रॉपर्टी अपनी देनी है। अब तो नया ऑथर तो इंडिविजुअल ही होगा, नहीं तो फिर टैक्स लगेगा। ऑथर ऑफ ए ट्रस्ट और सेटलर ऑफ ए ट्रस्ट। दूसरा होता है ट्रस्टी अपॉइंट करते, हु विल लुक आफ्टर दिस ट्रस्ट, ट्रस्टी। तो ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। ट्रस्टी कैन बी ओनली वन, ट्रस्टी कैन बी मोर देन वन, आप अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन जब भी आप ट्रस्टी अपॉइंट करें, ये देखते रहना अगर उसमें कोई वैकेंसी हो तो उसका प्रोसीजर बता देना कि वो वैकेंसी कैसे फिलअप होगी। अगर इसकी कोई डेथ हो जाए तो कौन अदर ट्रस्टी बनेगा। लेकिन एक चीज और बता दूं संजय जी, इवन ऑथर सेटलर भी ट्रस्टी हो सकता है। ट्रस्ट सेटलर कैन ऑल्सो बी ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, लेकिन आप किसी और को भी ट्रस्टी बना सकते हैं। अब मैं एक नई चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना संजय जी, और ध्यान से सुनना मित्तल साहब, आप पुराने हैं और मैं भी पुराना हूं। ये पुराने लोगों को टाइम पे पुरानी पिक्चरें देखिए, सब में ट्रस्टी होता था, प्राण होता था ट्रस्टी।
हर पिक्चर में प्राण ट्रस्टी होता था, वो ट्रस्ट क्रिएट करता था, और वो प्राण या तो साला होता था या साला जीजा होता। आप जितनी मर्जी पुरानी पिक्चरें देख लीजिए, वो प्राण ही होता था उसमें, और प्राण या तो साला होता था या जीजा होता था। और जिसने ट्रस्ट बनाया, जो सेटलर है, वो कहता था देखो मैं बीमार हूं, मेरे को पता नहीं है, मेरी डेथ अनसर्टन है, मैं कभी भी डेथ हो सकती है, तो मैं एक ट्रस्ट बना रहा हूं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जब तक मेरा बच्चे छोटे हैं, जब तक मेरी बेटी या बेटा 21 साल नहीं हो जाएगी या 18 साल तक नहीं होगा, ये ट्रस्ट चलता रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये सारी ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाएगा और आप इसको दे देना। किसको दे देना? उस बेनिफिशियरी को दे देना। आप शेयर भी कई बार डिफाइन कर देते, इसको दे देना। और प्राण क्या करा करता था सर, वो 18 या 21 साल से पहले उसको मारने की कोशिश करता था। विलियन है ना, उसने तो विलियन बनना ही बनना है, वो उसको मारने की कोशिश करता था क्लाइमैक्स में। जब भी 21 साल के पास हो जाए, 18 साल से पहले हो, वो मारने की कोशिश करता था बेनिफिशियरीज को। अरे बेनिफिशियरी को तो मारेगा, और किसको मारेगा? और फिर अल्टीमेटली क्लाइमैक्स में प्राण मर जाता था और उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती। ये संजय जी ऐसे ही होता है ना पिक्चरों में, ऐसा ही हुआ। बड़ी बड़ी पिक्चरें देख लो, जितने भी थे। मित्तल जी मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता था। ये प्राण ये होता था सर बिल्कुल। प्राण तो बाद में करेक्टर एक्टर बना, पहले तो विलियन ही होता था। अश्विनी जी भी हंस रहे हैं, पहले विलियन होता था, उसका काम ही यही होता था, उसका काम ही होता था कि भैया उसको या तो वो जीजा है या वो साला है। ये साले जीजो ने बड़ा कर रखा है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि नियरेस्ट ही वही होता है। आपका नियरेस्ट कौन है? या तो साला, बीबी का भाई एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, उसको हम क्या बना देते थे? ट्रस्टी बना देते थे, वो ट्रस्टी बन जाता था। लेकिन लालच है पैसों का, और पैसों का लालच ही मार देता है। हालांकि नाम है ट्रस्टी, लेकिन वो सबसे ज्यादा मिसट्रस्ट करता है। ये आप जमाने की बातें सुनिए, ये होता रहा है, ये प्रॉपर्टी के मामले में यही है। मैं इतना ज्यादा वो क्यों कर रहा हूं? ट्रस्टी ऐसा बनाना जो रियली ट्रस्टी हो, जिसको ट्रस्ट कर सके। लेकिन ये मामला पैसों का है, ये मामला ट्रस्ट का है, मामला ट्रस्ट में प्रॉपर्टी जाती है और अरबों करोड़ों बेनिफिट ऑफ आपके रिलेटिव, और वो क्या है? मिसट्रस्ट कर रहा है, पैसे खा जा रहा है, ये तो मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये अधिकतर पिक्चरों में दिखाया गया। आजकल मुझे नहीं पता ऐसी पिक्चरें आती कि नहीं आती। राम श्याम भी देख लीजिए, दिलीप कुमार को मारने की कोशिश कितनी बार करी, कितने उसने उसको चाबुक मारे। और भी देख लीजिए, कई पिक्चरें, सब में यही था, प्राण ही ट्रस्टी बनता था। कितना शरीफ आदमी था वो बेचारा। आजकल तो शरीफ हो गया था बाद में, जब करेक्टर एक्टर आ गया, जब वो अदरवाइज तो वो यही काम करा करता। तो मैं बार बार प्रेस किया है कि जो भी ट्रस्टी बनाइए वो ऐसा बनना चाहिए जिसको पूरा फेथ हो, जो ऑनेस्ट हो। आजकल क्या हो रहा है, बैंकों को भी ट्रस्टी बना रहे हैं। अरे आप प्रोफेशनल्स हैं, वो ट्रस्टी बन गए कई ट्रस्टों के। प्रोफेशनल्स ट्रस्ट बनाने का कारण भी हो गया है। कई सोचते हैं यार प्रॉपर्टी मामला है, मेरा बिजनेस है। अब ये बिजनेस चल रहा है, अगर आपस में भाइयों की लड़ाई हो गई या फैमिली की लड़ाई हो गई तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो वो क्या करते थे अधिकतर, वो ये करते थे अधिकतर कि भाई बिजनेस को ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देते थे। वो कंपनी, वो शेयर सारे ट्रस्ट को दे देते थे ताकि लड़ाई होती रहे आपस में, लेकिन बिजनेस चलता रहे, बिजनेस को कोई इफेक्ट ना करे। और वो बिजनेस के लिए जो ट्रस्टी बनाते थे, वो तो आजकल बैंक भी बन रहे हैं, वो आजकल प्रोफेशनल भी बन रहे हैं, या कोई फैमिली का बन जाता था, वो ट्रस्टी बना देते थे ताकि बिजनेस ना हो। और कुछ ट्रस्ट इसलिए बना रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स ना आ जाए। इनहेरिटेंस टैक्स ना आ जाए इसलिए भी लोग ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डिस्प्यूट नहीं, कभी इनहेरिटेंस टैक्स आ गया तो ट्रस्ट तो चलता रहेगा, हमें तो टैक्स लग जाएगा। कई लोगों ने ट्रस्ट इसलिए बनाइए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट ट्रस्ट बनाइए। लेकिन नया जो ट्रस्ट बनेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट को दी जाएगी वो तभी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी if the trust is created or established by an individual for the benefit of his relative। मैंने किसी का लेक्चर सुना, उसने कह दिया ऐसे कैसे हो सकता है, पर मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि लॉ ने 56(2)(10) में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दी है।
गुरुजी, एक्सेप्शन दे सकते थे। गुरुजी, इसलिए कोई नहीं मानेगा। आपको लिटिगेशन आपको करने की आदत है तो जरूर कीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ये भी मैं लेके आया था जब पहले 56(2)10 आया तो ये क्लॉज थी नहीं, ये तो क्लॉज डलवाई गई कि भाई ये क्या कर रहे हैं, और ट्रस्ट तो बनाए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ रियलिटी और अपने बच्चों के लिए, और आप कहते हैं कि हट जाएंगे, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है बाकी ट्रस्टों में। नहीं तो प्रिंसिपल अमाउंट जो ट्रस्ट को गिफ्ट होगा वो टैक्सेबल लग जाएगा। पहले मैंने शुरू में इसलिए कहा अभी असेसमेंट तो करने जा, ये क्लियर हो गया। संजय जी कोई क्वेरी तो नहीं है इसके ऊपर? नहीं तो मैं गुरुजी 2-3 क्वेरी है, शुरू करूंगा। एक मिनट गुरुजी, इसका सब क्लॉज जो है 8 है, वो ये कहता है 1023C वाले जो हैं वो अगर रिसीव करेंगे तो उनको टैक्सेबल नहीं है। मेरे भाई साहब वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट करेंगे चैरिटेबल तो भी नहीं है, और 1023 वाले भी तो चैरिटेबल है मेरे भाई सर। हम प्राइवेट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट की नहीं कर रहे। नहीं 1023C प्राइवेट ट्रस्ट नहीं होते। नहीं गुरुजी, लेकिन 12 इंस्टीट्यूशन है जो 1023C में है। नहीं, जो आप बात बोल रहे हो 12A वाले या जो अब आप रजिस्टर होंगे वो तो एग्जम्पशन इसमें है ही नहीं। अरे 1023 वाले अप्रूव्ड होते हैं सर, सिर्फ वही है। अरे वही है 12AA रजिस्टर्ड। देखो जरा, दो हैं, आप एक पढ़ रहे हो एक छोड़ दे हो। नहीं सर, वो फ्रॉम और बाई है, एक की अलग है दूसरे की अलग है। नहीं सर, उसमें फ्रॉम और बाई दोनों है। इसमें हाँ रजिस्टर्ड फ्रॉम है बाई, वो है, पढ़ो तो सही। हाँ जी, अरे वो 1023 वाले तो एग्जाम्प्ट है, उसको छोड़ो, वो तो चैरिटेबल ही होते हैं सर। अब फ्रॉम है बाई पढ़ो, 12AA वाला भी है। कुछ नहीं सर, कुछ एक क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, ले लूं? हाँ ले लो, ये समझ में आया, पहले क्लॉज पढ़ो ना यार। हाँ जी, हाँ जी, फ्रॉम और बाई दोनों है मैंने कहा। हाँ तो फ्रॉम और बाई तो है ही है, लेकिन रजिस्टर्ड है वो, रजिस्टर्ड। हाँ जी, हाँ जी, रजिस्टर्ड खाली, चैरिटेबल है, हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपकी क्लॉज तो लास्ट में है प्राइवेट ट्रस्ट की तो। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आप बोलिए। अब क्वेश्चन है सर, वेदर एनी परमिशन रिक्वायर्ड टू मेक foreign national as a member of AOP, whether registered or not. Further, any permission required to receive membership fees in foreign currency from such member under FCRA or not by? सुनील अग्रवाल जी। दोबारा बोलिए सर, मेरी कुछ बीच में ये सर वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कोई AOP जो है फॉरेन नेशनल से पैसे ले सकती है? FCRA की परमिशन चाहिए होगी, मेरे हिसाब से FCRA की परमिशन चाहिए होगी। प्लीज FCRA और FEMA दोनों यूज कर लेना। हाँ जी, मैं FEMA और FCRA नहीं करता, FEMA वगैरह देख लीजिए, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। चाहिए सर, मेरे हिसाब से चाहिए। हाँ जी चाहिए। हाँ, आगे चलो। स्कूल रनिंग सर, एक ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं लोग कि मान लीजिए एक सोसाइटी 2 स्कूल रन कर रही है, हाँ जी, और दोनों की 1 करोड़ से नीचे है, हाँ जी, तो क्या उनको जो है वो 1023C 3AD में रिटर्न फाइल कर सकते हैं? वो देखिए सर, एक जजमेंट है प्राइवेट ट्रस्ट उसके लिए जिसमें उन्होंने दोनों को अलग अलग दिया था, अलग अलग दिया है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं बेटर ये रहेगा उसका चार्टर अलग अलग बना लो, अलग अलग चार्टर बना लो। हमारा श्री राम एजुकेशन ट्रस्ट है, उसके नीचे श्री राम कॉलेज भी है, उसके नीचे लेडी श्री राम कॉलेज भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, और उसके नीचे स्कूल भी है, सबका अलग अलग चार्टर बना हुआ है, सबका अलग अलग पैन नंबर है, और सबकी अलग अलग रिटर्न जाती है। तो अगर वो अलग अलग लेकर अलग अलग चार्टर बना के कर लें अम्ब्रेला लेकर, तो बिल्कुल कोई कुछ कह ही नहीं सकता। नहीं तो मैंने सुना है फॉर्म 7 में वहां आया हुआ है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने बताया हुआ है, फॉर्म 7 देखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म 7 में ये लिबर्टी दे रखी है कि आप एक ट्रस्ट के नीचे अलग अलग स्कूल के कॉलेज को ले सकते हो और उसमें डाल सकते हो कि ये इतना वाला कवर्ड है, ये 1023C 3IAD में है, ऐसा भी दिया हुआ है, अगर आप चेक कर लेना। नहीं तो मैं चेक करके बताऊंगा तो मैं रिटर्न भरता नहीं हूं, लेकिन एक जजमेंट भी है, क्या लिखा है कि ईच वन विल गेट डिडक्शन इवन इफ इट कम अंडर वन ट्रस्ट, इवन इट कम अंडर वन ट्रस्ट। एक सोसाइटी बनी हुई है तो मैं वो जजमेंट दे दूंगा, मैं दे दूंगा सर,
चलिए और पूछिए कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर नीलेश जी का, स्कूल रनिंग अंडर सोसाइटी एक्ट, व्हाट स्टेटस शुड बी सेलेक्टेड? मैंने बोला ना, आपके पास टी होगा, अगर स्कूल रन कर रहा है तो टी होना चाहिए। अगर टी, या फिर आपको देखना है कि उसका क्या, अगर वो 1023C में है कि 12AA में है, एक ही में तो जाएंगे, दो में तो जा ही नहीं सकते। आप कहते दो में तो जा ही नहीं सकते, एक ही में जाएंगे, तो 1023C में जाएंगे या 11-12 में जाएंगे। अगर 11-12 है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, 1023 से तो 1 करोड़ तक कुछ नहीं चाहिए, 1 करोड़ के बाद आपको 66A में जाना है, और 66A में जाएंगे तो अप्रूवल चाहिए। ये दोनों चीजें जरूरी है। नेक्स्ट है सर, कैन चैरिटेबल ट्रस्ट होल्ड शेयर्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ डोनेशन और अदरवाइज? 1 साल तक, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। आप 11(5) में इनको कहिए, पढ़िए, उससे पढ़िए सेक्शन 13(1)(d) में, उसके नीचे उन्होंने एक्सेप्शन दे रखी है, और उसमें लिखा हुआ है इट शुड बी कन्वर्टेड इन अ मोड अंडर 11(5) within 1 year from the end of the previous year in which it received। बट रुकिए, अगर 1973 से पहले है शेयर तो वो रख सकते हैं कॉर्पस में, और उसके ऊपर जो बोनस शेयर आते हैं वो भी आप रख सकते हैं कॉर्पस में। लेकिन 73 के बाद अगर कोई भी शेयर आएगा, अगर पब्लिक सेक्टर का होगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वो तो अलाउड है पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए, बाकी के शेयर आप नहीं रख सकते। हाँ, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड रख सकते, लेकिन वो नहीं रख सकते जो इन ए मोड अदर देन 11(5) है, that has to be converted within 1 year from the end of the previous year in which it is received। क्लियर हुआ सर ये पॉइंट? हाँ जी सर। हाउ टू, ये नितेश कटारिया जी पूछ रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन इन केस ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट? कोई कैपिटल गेन नहीं होता, प्रॉफिट निकालिए ऑन द सेल। लैंड माने जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो एक एप्लीकेशन की बात करता है कि आपने एक ट्रस्ट लिया, उसकी एक एसेट खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की, आज बेच दी 3 करोड़ रुपए की। कोई इंडेक्सेशन नहीं होना है, कोई इंडेक्सेशन नहीं होना। कैपिटल गेन 2 करोड़ है, अगर आप फुल कैपिटल गेन को एप्लीकेशन मानना चाहते हो तो 3 करोड़ की कोई और एसेट ले लो। वो तो ये कहते हैं सर, ये कहना चाह रहे हैं, लिखा है कि आपने कैपिटल गेन कमाया, अरे वो कैपिटल गेन वर्ड लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल। आपने 1 करोड़ की एसेट कॉस्ट थी, 3 करोड़ की बेच दी, अब आपके पास 2 करोड़ प्रॉफिट आया। अगर ये 2 करोड़ को आप एप्लीकेशन मानना चाहते हैं, 2 करोड़ को, तो आपको 3 करोड़ की एसेट खरीदनी पड़ेगी। अगर आपने 2.5 करोड़ की खरीदी तो 1.5 करोड़ तो एप्लीकेशन मान लेंगे, और बाकी 50 लाख आप 11(1) में जाकर स्पेंड कर दो, 11(1) में जाकर स्पेंड कर दो, उसमें 15% एक्यूमुलेट कर लो। ऐसा भी हो सकता है आप नहीं बेच लगा एसेट खरीदना चाहते तो जो 2 करोड़ को है अप्लाई करना पड़ेगा, 85% 15%। तो ये कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है, सब कंफ्यूजन है, किसी को ये चक्कर पता नहीं है। वो सिर्फ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, और उन्हें तरीका बताया है कि अगर 1 करोड़ के बदले 3 करोड़ का बेचा, पूरा 3 करोड़ लगा दोगे तो 2 करोड़ क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट नहीं है, एप्लीकेशन माना जाएगा। वो एप्लीकेशन एग्जेम्प्ट ही तो होती है, और क्या होता है? 2 करोड़ एग्जेम्प्ट नहीं है, एप्लीकेशन। क्लियर हो गया सर? हाँ सर, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए लैंड जो बेची थी वो कॉर्पस से अगर खरीदी थी और 4 साल बाद बेची तो कोई फर्क आएगा? मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा। नहीं, जो प्रॉफिट आएगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सर, इज 85% एप्लीकेशन, कॉर्पस, अगर आपने कॉर्पस से खरीदी थी तो एप्लीकेशन माना नहीं गया था, अब उससे जो प्रॉफिट आया वो तो जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। जी सर, इज 85% एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लॉज आल्सो एप्लीकेबल टू कॉर्पस डोनेशन? जी नहीं, कॉर्पस डोनेशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, लेकिन कॉर्पोरेट डोनेशन जो खर्चा करते हैं वो एप्लीकेशन नहीं माना जाता। कॉर्पस डोनेशन 2 चीजें थोड़ी ले लोगे, पहले माफ भी करा लोगे फिर एप्लीकेशन भी दे दोगे ना। कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, and if you spend any amount out of corporate donation, it is not an application at all. Can settler be beneficiary in the private trust? Yes. Can HUF transfer the asset from HUF to private trust? वो हो तो सकता है, लेकिन एक सेक्शन 61 है जो कहता है कि अगर आपका रिवोकेबल ट्रांसफर है तो उस केस में हम उसको टैक्स लगा देंगे ट्रांसफर।
उसमें प्रॉब्लम आती है, रिवोकेबल ऑर्डर लिखा है राइट टू अज्यूम एनी पावर इन द इनकम और एसेट ऑफ द ट्रस्ट। यहां आकर कंफ्यूजन आता है उसमें। इसलिए बेटर ये रहेगा बेनिफिशियरी मत बनिए, खुद वो बन सकते हैं, बेनिफिशियरी मत बनिए तो अच्छा है। नेक्स्ट है वो पैन के ऊपर है, अगर सोसाइटी पैन इज एओपी इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट, whether the form 7 can be filed. Yes, it can be filed. Yes, it can be filed. Mr. M. Gupta, in case of private trust, can a settler be one of the beneficiary? बता दिया मैंने, इस पे थोड़ा डाउट आ जाता है, अदरवाइज अलाउड है। ट्रस्ट एक्ट कुछ नहीं कहता, ट्रस्ट एक्ट कुछ नहीं कहता, ट्रस्ट में अलाउड है, ट्रस्ट में तो कहा है, लेकिन 61 सेक्शन के अंदर दिक्कत आती है। इनकम मीनिंग ग्रॉस रिसीट्स और ओनली इनकम अर्न अंडर 12A रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ग्रॉस रिसीट्स। YouTube questions: how can an old trust which was not registered be registered now? He's talking about charitable trust ना, registered under income tax। हाँ जी, पहले सर ओल्ड ट्रस्ट है, रजिस्टर नहीं किया, क्या रजिस्टर कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो पिछले सालों का केस खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन एक 11(1)A में नीचे एक एक्सप्रेशन दे रखी है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो वो वाले साल जो पिछले में आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो दे देंगे। प्रोवाइजो पढ़ लें, प्रोवाइजो अंडर सेक्शन 12A सेक्शन 1 वो प्रोवाइजो है, वो देख लें। वन ऑफ आनंद जी पूछ रहे हैं, अरविंद जी, वन ऑफ द सोसाइटी गिव्स मैरिज लोन टू इट्स मेंबर एंड रिकवरी इंस्टॉलमेंट विद नॉमिनल इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द इनकम अंडर इनकम टैक्स रजिस्टर्ड सोसाइटी? मैंने जो लोन दिया अगर चैरिटेबल है तो सोसाइटी क्या है, ये प्राइवेट है? नहीं, रजिस्टर्ड है। नहीं, चैरिटेबल है कि नॉन चैरिटेबल है? ये लिखा नहीं है, मेरे ख्याल से नॉन चैरिटेबल होगी। तो नॉन चैरिटेबल है तो अपने मेंबर्स को दे रहा। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी भी तो यही काम करती है। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी तो मेंबर को लोन देती है, मेंबर आती है, कोऑपरेटिव है कि नॉन कोऑपरेटिव है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में है, तो ये कमर्शियल एक्टिविटी करेगी तो टैक्स लगेगा, नहीं करेगी तो नहीं लगेगा। अदरवाइज तो सोसाइटी जो मेंबर से करती है म्यूचुअल एसोसिएशन हो जाता है, म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, सिर्फ मेंबर से लिया, मेंबर को आज ये देखिए क्लब बना, मेंबर से वो मेंबर को वो देते हैं खाना पीना और उनसे चार्ज करते हैं तो टैक्स थोड़ी लगता है, लेकिन वो क्या नेचर है वो मेरे को बताना पड़ेगा, वो क्या चीज है तब पता लगेगा। टैक्सेशन पे आ रहा हूं प्राइवेट ट्रस्ट का, इसलिए मैं जो भी सर आप चलो, आप आगे चलो। ऋषभ, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, कैन आई अनम्यूट यू? ऋषभ, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, आवाज का आपकी कुछ आ नहीं रही है, कुछ वो है प्रॉब्लम। हाँ सर, देख लेते हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू करो सर। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए मेरा। प्राइवेट ट्रस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन, प्राइवेट ट्रस्ट वेयर द बेनिफिशियरी एंड देयर शेयर आर डिटर्मिनेट। वेयर द बेनिफिशियरी एंड देयर शेयर आर डिटर्मिनेट, उसे कहते हैं स्पेसिफिक ट्रस्ट। कि आपने ट्रस्टी को बोला ये लोग बेनिफिशियरी हैं A, B, C, D, और इस रेशो से इनका बेनिफिट यूज इनको देना है, बेनिफिट इससे जो इनकम आएगी इस रेशो से इनको देना है, और जब ट्रस्ट डिसॉल्व होगा तो इस रेशो से उनको वापस दे देनी है एसेट्स। तो ये कहते हैं प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट, वेयर द शेयर एंड द बेनिफिशियरीज आर डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मींस हमने स्पेसिफाई कर रखा है ये शेयर और ये बेनिफिशियरी है, उसे प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट कहते हैं। और दूसरा होता है प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। मैंने अश्विनी जी को ट्रस्टी बना दिया और उनको एक डिस्क्रिशन दे दी कि देखो भैया ये ट्रस्टी ये बेनिफिशियरी है और भी हो सकते हैं, उसके बेटे का बेटा भी हो, जो पैदा होगा वो हो सकता है, लेकिन मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं कि आप देखिए जिसको जरूरत है उसको उतना दे देना, डिसीजन आप लेना। क्योंकि किसी का बच्चे को अब्रॉड जाना है, उसकी फीस 40 लाख रुपया लगती है, दूसरा इंडिया में पढ़ता है, उसकी फीस 5 लाख लगती है, डिसीजन आप ले लेना हाउ टू अप्लाई दैट इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, एट व्हाट परसेंटेज, इट इज स्ट्रिक्टली योर डिस्क्रिशन।
ये तो आपका डिस्क्रिशन है, तो उस केस में इसको प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कहते हैं। अश्विनी जी, एक और भी तरीका है, हम ये कह सकते हैं कि 40% इनकम तो ऐसे खर्च करनी है ABCD के लिए इस रेशियो में, लेकिन बाकी 60% के लिए हम आपको क्या दे रहे हैं, डिस्क्रिशन दे रहे हैं। तो वो पार्टली स्पेसिफिक हो जाता है और पार्टली डिस्क्रिशनरी भी हो जाता है। ऐसा भी होता है, लोगों को पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है आप कह दो जो भी इनकम आएगी 50% तो ABCD को इस रेशियो में बांटना, या एक ही को दे देना, 50% सिर्फ A को देना और बाकी आपका डिस्क्रिशन है। तो ये प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इसको भी बोलते हैं। क्लियर हो गया सर? 3 तरह के ट्रस्ट हो गए, प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट, प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, बट it can be to some extent specific for certain income and for certain point, and balance discretionary given to the power to the trustee. आइए अब हम ला रहे हैं सेक्शन 161। ये सेक्शन संजय जी बात करता है where the share of the beneficiary are determined. There is a private trust where the share of the beneficiary are determined. हमने बता रखा है, और बेनिफिशियरी ऑल्सो डिटर्मिनेट, देयर शेयर इज ऑल्सो डिटर्मिनेट। तो क्या टैक्स लगेगा, क्या कहता है सर? देखिए, ट्रस्टी को हम बोलते हैं 160 सेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव असेसी। द ट्रस्टी इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव असेसी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एवरी, क्या कहता है 161 सबसेक्शन 1, एवरी रिप्रेजेंटेटिव असेसी in respect of the income for which his representative assessee shall be subject to same duties, same responsibilities or same liability as if that income has been received by him or accrued to him beneficially. पहला वर्ड करता है as if the income has been received by him or accrued to him beneficially. क्या कह रहा है? Every representative assessee, that is the trustee, who is in receipt of income on behalf as representative assessee, वो income को receive कर रहा है as representative assessee, shall be subject to the same duties, the same responsibilities, the same liabilities as if that income has been received by him or on behalf of him बेनिफिशियरी, कि उसने इनकम बेनिफिशियली रिसीव करी है। लेकिन रुकिए, आगे लिखता है द ट्रस्टी विल, द रिप्रेजेंटेटिव असेसी will be, the assessment of the representative assessee should be done as if he is the owner of that property. Representative assessment as owner होती है, representative assessee कौन है? ट्रस्टी। he will be treated as owner of that property. Assessment will be done as if he is the owner of that property. बट आगे क्या लिखा है? He is a owner of the property, but he is being taxed in representative capacity. ओनर बन के वो representative capacity में टैक्स लगता है, and the tax can be tax will be levied and recovered from him to the same in the same manner and to the same extent as would have been leviable and recovered on behalf of beneficiary. वो क्या कह रहा है सर? संजय जी, समझने की बात है, एक एक वर्ड का मीनिंग है, शेयर डिफाइंड है। ट्रस्टी अपनी रिटर्न, ट्रस्टी क्या करेगा? पहले जितने भी उसके बेनिफिशियरी है वो अब उसके ऊपर, वो उनके ऊपर, जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो होता अगर किसी की डेथ हो जाए तो कौन साइन करता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको उसके साइट पे जाकर आपको रजिस्टर कराना पड़ता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ट्रस्टी को भी हर बेनिफिशियरी की साइट पे जाकर वो रजिस्टर कराएगा अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव असेसी, और वो अपना पैन नंबर डालेगा, वो मांगेगा आर यू वांट एज ए रिप्रेजेंटेटिव असेसी और नॉट। तो आपको उसकी साइट पे जाकर रिप्रेजेंटेटिव असेसी रजिस्टर्ड करना है, और कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपका पैन नंबर मांगेगा, आपका आधार नंबर मांगेगा, और आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी रजिस्टर्ड हो जाओगे। जब तक रिटर्न तो भरनी है आपने बेनिफिशियरी की, रिटर्न भरेगी बेनिफिशियरी की, लेकिन भरेगा कौन? ट्रस्टी। एज व्हाट?
रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो वो ऊपर नाम लिखेगा बेनिफिशियरी का, नीचे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में अपना नाम लिखेगा, अपना पैन नंबर डालेगा, और असेसमेंट होगी किसकी? ट्रस्टी की, एज ओनर, एज ओनर, एज ओनर। संजय जी, अगर 8 बेनिफिशियरी है तो 8 रिटर्न भरेगा, 9 बेनिफिशियरी है तो 9 रिटर्न भरेगा, 11 बेनिफिशियरी है तो 11 रिटर्न भरेगा। अपनी इनकम अलग है उसकी, जो अपनी भरता है एज इंडिविजुअल वो अलग है। ये क्या भर रहा है? ही इज गोइंग टू फाइल रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी। व्हाट विल ही डू? He will go to the site, registration site of the each beneficiary, वहां पर एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो रिटर्न भरी नहीं जाएगी। लेकिन ऑनरशिप आपकी मानी जाएगी, लेकिन टैक्स लगेगा ऑन बिहाफ, एंड बिकॉज यू हैव टू बी टैक्स्ड इन द सेम मैनर टू द सेम एक्सटेंट एज वुड हैव बीन टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द बेनिफिशियरी, एंड दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द बेनिफिशियरी। अश्विनी जी समझ रहे हैं? अश्विनी जी समझ रहे हैं क्या हो रहा है? कि इस केस में ट्रस्टी रिटर्न भरेगा। अगर 1 बेनिफिशियरी है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, क्योंकि शेयर डिफाइंड है, उनके शेयर डिफाइंड है, तो 4 रिटर्न भर देगा। अपनी रिटर्न इंडिविजुअल है, वो अलग है, अपनी 4 रिटर्न उनके ब्याह पे भरेगा। कैसे भर सकता है? जब आप उनकी रिटर्न भरोगे तो वो कहेगा कि साइन करो, वेरिफिकेशन लाओ, तो साइन करते हुए वहां पर तुम फॉर्म देख लो, वहां रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है। अगर आप रिटर्न का फॉर्म देखें, है ना सर, नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, एड्रेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, और वहां पर ये भी है पैन नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। वो तभी लेगा जब अपना नाम रजिस्टर कराएंगे आप, और फिर आप साइन करेंगे। ट्रस्टी हैज टू साइन दैट रिटर्न एंड नॉट द बेनिफिशियरी हैज टू साइन दैट। मेरी बात को समझ रहे हैं? ट्रस्टी हैज टू साइन, एंड trustee will be taxed in the same manner to the same extent as beneficiary would have been taxed, and the tax can be recovered from it. तो ट्रस्टी रिटर्न भरता है सर, 10 रिटर्न भरेगा, 12 भरेगा, 15 भरेगा, और उसकी इनकम को देगा। अब प्रॉब्लम एक ही आती है संजय जी, जरा ध्यान से सुनना। किसी ने भरी है तो मुझे बता दे, मैं आपको बता रहा हूं बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सपोज बेनिफिशियरी की अपनी इनकम भी है, उसकी अपनी इनकम भी है, तो क्या होगा? क्योंकि जब ट्रस्टी रिटर्न भरेगा बेनिफिशियरी के ब्याह पर, तो वो स्लैब रेट होगा, और स्लैब रेट पे टैक्स होना है, और बेनिफिशियरी की अपनी भी रिटर्न है, तो क्या वो अपनी रिटर्न अलग भरेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, 2 जगह स्लैब रेट का बेनिफिट थोड़ी मिल सकता है। तो कैसे करें प्रैक्टिकली? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। किसी ने मुझे बता दे कैसे करते हैं, मैं बताऊंगा। एक और सेक्शन भी है, डायरेक्ट असेसमेंट इन हैंड्स ऑफ द एसएससी। अगर एओ चाहे तो आपको कह देगा नहीं, ये रिटर्न जो बेनिफिशियरी को मिल रहा है वो बेनिफिशियरी अपनी रिटर्न में लेगा और डायरेक्टली उसको असेस करेंगे। वो 168 सेक्शन है, 166 सेक्शन है, आप डायरेक्ट भी असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ट्रस्टी ने रिटर्न भरी, और अमर जी अगर वो बेनिफिशियरी की अपनी इंडिविजुअल इनकम भी है, तो क्या होगा? तो बेटर तरीका तो यही है कि वो बेनिफिशियरी अपनी इनकम ट्रस्टी को बता दे, और ट्रस्टी वो इनकम को भी इंक्लूड कर ले। नहीं तो कैसे करेगा? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रिटर्न तो ट्रस्टी ने भरनी है ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी। हाँ, अगर वो चाहे तो ये चाहे कि भाई तू भर, बेनिफिशियरी कह रहा है जो तेरा शेयर ट्रस्ट से आया वो भी ले ले और अपनी भी ले ले। वो कहते हैं डायरेक्ट असेसमेंट ऑन दी एसएससी ऑन दी बेनिफिशियरी, वो तो पॉसिबल है। लेकिन अगर ट्रस्टी रिटर्न भर रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज नोट, उसको बोलिए अपनी इनकम को भी उधर दे दे, नहीं तो टैक्स में हमेशा गलती आएगी। लॉ इसमें साइलेंट है, पता नहीं क्यों लॉ। ये मैं आपको बता रहा हूं, किसी को कुछ पता हो तो मुझे बता दे। अब अमर जी कुछ ने करा है तो बताइए सर। सर हम तो बेनिफिशियरी की ही रिटर्न जी, जहाँ शेयर डिटर्मिनेट है। आवाज नहीं आ रही सर, ऊंचा बोले सर, मेरा वो माइक वो नहीं लगा हुआ। पे शेयर डिटर्मिनेट है बेनिफिशियरी का, वहां पे हम जो है वो बेनिफिशियरी की उस ट्रस्ट की इनकम और जो उसकी क्योंकि मैंने वो हटा दिया था और मेरे को आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। या तो आप अपना माइक आगे लगाओ, या मैं 1 मिनट के लिए लगाता हूं तो मेरी वो चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है।
चार्ज मेरे से गलती हो गई, चार्ज नहीं है था ये, मैं ध्यान नहीं दिया। एक सेकंड की मैं नहीं, लगाता कोई हूँ, ठहरिए, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए लगा लेता हूँ, फिर दोबारा लगा लूंगा चार्जिंग के लिए। सर बोलिए, क्या आप बोलिए। सर मैं बता रहा हूं कि जहां पर शेयर डिटर्मिनेट है वहां हाँ पे हम बेनिफिशियरी की इंडिविजुअल इनकम प्लस उसको जो ट्रस्ट से इनकम है, हम बेनिफिशियरी की रिटर्न ही भर रहे हैं। बेनिफिशियरी की भर रहे हैं, ट्रस्टी की नहीं यस भर रहे, सर। ट्रस्टी नहीं भर रहा। नहीं ना, हाँ वो डायरेक्ट हो गया ना असेसमेंट, वो वो डायरेक्ट सर असेसमेंट इन द इसलिए हैंड्स ऑफ उसमें द बड़ी बेनिफिशियरी दिक्कत आती होगा। है, है क्योंकि जी। बेनिफिशियरी जो अपनी उसकी इंडिविजुअल इनकम है वो ट्रस्टी हाँ के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए ऐसा हाँ किया। हाँ हाँ। तो फिर मैंने आपको बोला दो ही तरीके हैं, या तो डायरेक्ट रिटर्न भर दो बेनिफिशियरी की, बेनिफिशियरी जी भरेगा, नहीं तो क्या जी करो, अब ट्रस्टी भरेगा तो बेनिफिशियरी को चाहिए अपनी अदर इनकम बता दे। अगर अदर इनकम है ही नहीं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेनिफिशियरी को, फिर तो ट्रस्टी को दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सुनिए, 10 है तो 10 असेसमेंट होगी, लेकिन एक जजमेंट है केरला हाई कोर्ट की, TAV ट्रस्ट 264 ITR केरला हाई कोर्ट, उसने पता क्या कहा है कि रुकिए, ये भी हो सकता है, दो तरीके हैं, या तो 10 असेसमेंट एओ करे, या एओ एक ही असेसमेंट करे और उसके नीचे 10 के ऑर्डर पास कर दे। वो ये भी कह रखा है एक ही असेसमेंट करे और 10 बेनिफिशियरी के ऑर्डर वहीं पास कर दे। वो चीजें जो हैं वो पुरानी बातें हो गई, अब तो फेसलेस असेसमेंट होने वाला है। अब कैसे ये होगा कि 10-10 असेसमेंट करेगा, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम से कोई किधर चली जाएगी रिटर्न, कोई किसी की किधर चली जाएगी, किसी की किधर चली जाएगी, आपको पता ही है, फेसलेस असेसमेंट हो गई। तो वो वाली बात TAV ट्रस्ट की पुरानी तो बात है, लेकिन अब तो वो दिन पुराने हो गए। अब तो 13/8 के बाद आपको पता ही नहीं है कि फेसलेस असेसमेंट है तो एक्स बेनिफिशियरी की रिटर्न कहीं और, यूनिट कहीं और असेसमेंट हो रही हो, वाई की कहीं और असेसमेंट हो रही हो, जेड की कहीं और असेसमेंट भी हो सकती है, लेकिन रिटर्न तो भरेगा ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी। तो क्लियर हो गया सर, ये अगर 61(1) क्लियर हो गया तो मैं आगे जाने जा रहा हूं 161 सबसेक्शन 1 कैपिटल A। क्लियर है सर संजय जी, कोई क्वेरी इससे तो नहीं है? मैं 1A जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करने जा रहा हूं, कोई ऐसा इशू है तो बता दे, नहीं तो मैं 1A जा रहा हूं। मैं जान के स्लो कर रहा हूं कि मुझे पता है कि इसमें चीजें हैं, अगर कोई किसी की क्वेरी है तो ले लो, फिर मैं दूसरा करने जा रहा हूं। अब आइए 1A, उस पर लिखा है, संजय जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, संजय जी ने कुछ नहीं बोला। सर संजय जी की बोलती बंद है सर। अच्छा चलिए, बोल दिए बात, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए सेक्शन 161 1A, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 161 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन पे लिखा है सर 161 1। 161 क्या था? शेयर डिफाइंड है और रिटर्न कौन भरेगा? बेनिफिशियरी भरेगा, और बेनिफिशियरी को किस रेट पे टैक्स लगेगा? सॉरी, ट्रस्टी भरेगा, किस रेट पे टैक्स लगेगा? एट द रेट एप्लीकेबल टू बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी का रेट है उस पे लगना था। अब क्या कर रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 161 1, वेयर द इनकम ऑफ ए बेनिफिशियरी which is taxable in the hands of a representative assessee includes any business income also, then such income, the whole of such income shall be taxable at maximum marginal rate. संजय जी क्या कह रहा है? Notwithstanding anything contained under section 161 1A 1 में लिखा था बेनिफिशियरी का रेट लगेगा, और वो जो बेनिफिशियरी को रेट लगेगा, स्लैब है तो स्लैब ही लगेगा। देखिए कहता है नॉट विद स्टैंडिंग वेयर द इनकम ऑफ ए बेनिफिशियरी which is taxable in the hands of the trustee includes any business income, or part of the income includes any business income, then the whole of the income of that trust will be taxable at maximum marginal rate. और मैक्सिमम मार्जिनल रेट पता क्या है? 42.744%। 42.744% मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगा, आपको बता दिया मैंने। अगर वो स्पेशल रेट है तो अलग बात है,
कैपिटल गेन है तो 15% वाला कैपिटल गेन, 20% वाला कैपिटल गेन, 10% वाला कैपिटल गेन, वो तो अलग है। लेकिन बाकी नॉर्मल रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगा अगर ट्रस्ट की इनकम बिजनेस इनकम भी है। ये नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 161(1) लिखा है। लेकिन रुकिए, एक वही केरला हाईकोर्ट की जजमेंट है और उसका नाम है, मैंने बताया, टी फॉर टेबल, ए फॉर अम्बाला, वी ट्रस्ट 264। संजय जी उसमें पता क्या लिखा है? एक ही जजमेंट है कि जितनी बिजनेस इनकम है ओनली उस पे तो टैक्स मैक्सिमम मार्जिन रेट पे लगना चाहिए, बाकी इनकम पर तो वही सिंगल रेट लगना चाहिए जो एप्लीकेबल टू बेनिफिशियरी है। ये सिर्फ एक ही जजमेंट है कि जो इनकम तो बिजनेस से आई उस पे मैक्सिमम मार्जिन रेट लगाओ और बाकी जितनी भी इनकम अदर देन बिजनेस से आई उस पे तो क्या लगाओ? स्लैब रेट लगाओ, जो भी रेट है। लेकिन सेक्शन में तो ये लिखा है द होल ऑफ द इनकम शैल बी टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। लेकिन उसने क्या लिखा है, उस जजमेंट में क्या लिखा है संजय जी, कि हाँ लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर 161(1). ये नहीं लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये नहीं लिखा, 1 लिखा है। तो कह रहा है 1 की वजह से बाकी जो इनकम है वो 1 के हिसाब से ही कैलकुलेट हो और सिर्फ बिजनेस इनकम ये लगेगी। ये टीएवी ट्रस्ट में लिखा है, एक ही है, लेकिन एओ तो ऐसा मानेगा नहीं, और मान भी लेगा तो फेसलेस असेसमेंट में तो हियरिंग में ही पता लगेगा, अदरवाइज तो कोई पता ही नहीं है ये जजमेंट का क्या होगा। पहले तो हम इसको जजमेंट को लाकर कई बार बेनिफिट ले लेते थे, लेकिन अभी तक तो एक्ट में तो लिखा है द होल ऑफ द इनकम शैल बी टैक्स एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। लेकिन रुकिए, एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सेक्शन 161(1)(a shall not be applicable, मतलब वो जो बिजनेस मैक्सिमम मार्जिन रेट नहीं लगेगा इफ, सुनिए क्या लिखा है, इफ द ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय will, is the trust is created by the will for the exclusively for the support and maintenance of the relative dependent on that beneficiary, on that author, and it is the only trust created by will। 3 कंडीशन है संजय जी। अगर एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया ऑथर द्वारा बाय विल, बाय विल का मतलब तो ऑथर के मरने के बाद ही होगा, तभी तो ट्रस्ट क्रिएट होगा। एक्सक्लूसिवली फॉर द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिलेटिव डिपेंडेंट ऑन हिम, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे उसके बेनिफिट के लिए किया। और ये डिपेंडेंट तो तब तक थे जब वो जिंदा था, जिंदा मरने के बाद तो डिपेंडेंट का रहेगी, फिर तो आएगा ना। हाँ, उस वक्त तक वो डिपेंडेंट थे। एंड इट इज द ओनली ट्रस्ट क्रिएटेड बाय हिम, तो उस केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगेगा, रेट ही लगेगा, वही लगेगा जो रेट एप्लीकेबल होता है एओपी बीओआई को। ये समझ में आया संजय जी? ये तब है कि बिजनेस इनकम है और फिर भी हम एमएमआर नहीं लगा रहे, वो तभी होगा जब एक ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल है। नंबर 1, इट इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव डिपेंडेंट ऑन दैट ऑथर, and third, it was the only trust created by him. In that case हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगाएंगे। ये सेक्शन 161, सेक्शन 161 और प्रोवाइजो टू 61 लगा दिया, जहां मैंने कहा था शेयर ऑफ द बेनिफिशियरी आर डिटर्मिनेट, ये मैंने लगाया। अब इसके ऊपर मैं सवाल मांगता हूं, क्योंकि मैं फिर ला रहा हूं इनडिटर्मिनेट के लिए। कोई भी सवाल हो तो पूछिए, मैं मांगता हूं। आप लोग, कई लोग निकल गए हैं, मेरे सामने आ जाओ सर, कोई शर्म मत करो, आइए और बातें करें। संजय जी हैं, वो तो बैठे हुए हैं, अश्विनी जी घर जाके उठाएंगे, इसलिए वो चले गए, रास्ते में हैं। आ गए अश्विनी जी? आ गए सर, आ गए। तो और भी कोई शक्ल दिखा दे मुझे, लेकिन पूछिए। मैं कह रहा हूं मैंने शेयर डिटर्मिनेट की तीनों टाइप की असेसमेंट कर दी है। आपको कोई पूछना है? एक और भी आ गए हैं, अमर मित्तल जी दोबारा आ गए। लगा रखा है अमर मित्तल जी, वो लगा दिया आपने, मास्क लगा दिया।
सर मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी में हूँ। ओके, आप भी रास्ते में हैं। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। और कोई सवाल ये 161(1) का पूछना 161 का है तो बताइए, नहीं तो मैं डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट की असेसमेंट करने जा रहा हूँ। पूछ लीजिए जो समझ में नहीं आया। नहीं नहीं सर, कोई नहीं है क्वेश्चन, अभी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। आइए, 2-4 थे, मैंने आप लिबर्टी लेके दे दिए। चलिए अब आइए, सेक्शन 164(1) क्या कहता है? Where the trust is जिसकी वो क्या कह रहे हैं, क्या है? पूछो अमन सर जी और संजय जी अपना म्यूट कर लीजिए। सर ट्रस्ट डिस्क्रिशनरी है तो क्या लगेगा, सुनिए। अगर ट्रस्ट डिस्क्रिशनरी है, उसके शेयर डिफाइंड नहीं है या बेनिफिशियरी डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में ट्रस्ट रिटर्न की रिटर्न जाएगी। Who will file? Trustee will file on behalf of trust, and the entire income of the trust shall be taxable at maximum marginal rate. समझ में आता है मैंने क्या कहा सर? अगर एक शेयर के शेयर बेनिफिशियरी इनडिटर्मिनेट हैं, ट्रस्ट डिस्क्रिशनरी है, तो उस केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगना है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगना है एज पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 MMR, और MMR होता है 42.744%। ये अगर क्लियर हो तो मैं आगे प्रोवाइजो में जा रहा हूं। अगर ये क्लियर है तो मैं प्रोवाइजो में जा रहा हूं। मैंने बार बार बोला, अगर इनडिस्क्रिमिनेट है, क्या है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, तो रिटर्न किसकी जाएगी? ट्रस्ट की जाएगी, क्योंकि हमें बेनिफिशियरी का शेयर ही नहीं मालूम। ट्रस्ट की जाएगी, बेनिफिशियरी की नहीं जाएगी। क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा? इंटायर इनकम ऑफ दैट ट्रस्ट विल बी टैक्सेबल एट MMR। लेकिन रुकिए, प्रोवाइजो कहता है the above maximum rate will not be applied. Number one, even if the share is it is indiscriminate. Number one, that no beneficiary has income exceeding the maximum exemption limit. अगर जितने भी बेनिफिशियरी हैं, किसी भी इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से नहीं है, एंड ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी अदर ट्रस्ट, तो उस केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? वही स्लैब रेट, इवन इफ इट इज डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। मैंने पहला एग्जांपल दिया है, दोबारा सुन लीजिए। अगर एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, लेकिन उसके जितने भी बेनिफिशियरी हैं, कोई भी बेनिफिशियरी की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, एंड सच बेनिफिशियरी इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी अदर ट्रस्ट, तो हमने कह दिया सारी इनकम ट्रस्ट को टैक्स लगाएंगे। एट व्हाट रेट? एट द रेट एप्लीकेबल टू क्या? AOP BOI slab rate. Second exception, if the trust is created I think Guruji got disconnected. Let us see. लाइट वाइट नहीं लगती है, लाइट Yeah, बहुत जा रही है। Yeah, he'll come back. I think he will attach again. Let me ask him on the phone. वो गुरुजी कह रहे थे ना कि उनका वो चल नहीं रहा है, चार्जिंग। मेरे वो बंद हो गया। हाँ सर, कोई बात नहीं। कम बैक, वो बंद हो गया, तो इसलिए मैंने अब आगे अपने सर आ गया। चलिए अब सुनिए जरा, मैंने क्या कहा इस केस में। मैंने ये कहा, अगर एक ट्रस्ट है जो डिस्क्रिशनरी है कि इनकम एग्जेम्पशन से को मैक्सिमम मार्जिनल रेट ना
स्लैब रेट लगाएंगे. Second वाला exception, if there is a trust created by will, it is declared by will and it is created for the benefit of relative. Dependent variable कुछ नहीं लिखा, benefit of relative और will, तो उस केस में भी हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगाएंगे. वो विल से नहीं है, बगैर विल का है. फॉर द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव, या एचएम ने किया फॉर द सपोर्ट ऑफ मेंबर, उस केस में भी हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगाएंगे. ये तो वेरी क्रिएट किया बाय ट्रस्ट डीड, विल से नहीं, ट्रस्ट डीड, और 170 से पहले है, तो इसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगेगा. सो मैंने 3 एक्सेप्शन दे दी. 3 केस में इवन इफ इट इज डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगता. अश्विनी जी, कौन कौन से 3 हैं? एक, कोई मेंबर, कोई बेनिफिशियरी की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है. कोई बेनिफिशियरी की इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है एंड ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ट्रस्ट. सेकंड एक्सेप्शन दे दी कि ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल था, डिक्लेयर्ड बाय विल था फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, या डिपेंड सोल एक्सक्लूसिव नहीं लिखा. तीसरा था कि ट्रस्ट क्रिएटेड बिफोर 1 March 70, नॉट बाय विल, नॉट बाय विल, और उसकी सपोर्ट के लिए है, तो उस केस में भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगेगा. अब एक और बड़ी बात सुनिए, बहुत बड़ी बात सुनिए, कि एक पॉइंट याद रख लेना, अगर इसमें बिजनेस इनकम है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा इन केस में भी. लेकिन रुकिए, एक प्रोवाइजो की एक और एक्सेप्शन दे दी, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, कि जो पहला प्रोविजो मैंने आपको बताया, उस केस में अगर ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल है फॉर द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिलेटिव, एक्सक्लूसिवली फॉर द सपोर्ट एंड मेंटेन रिलेटिव डिपेंडेंट ऑन हिम, एंड इट इज द ओनली ट्रस्ट क्रिएटेड, तो उस केस में मैक्सिमम मार्जिन रेट नहीं लगेगा. उस केस में भी नहीं लगेगा. अगर बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम है, वो जो 3 एक्सेप्शन मैंने बताई थी ना, उसमें अगर बिजनेस इनकम होगी तो एमएमआर लगेगा, बिजनेस इनकम नहीं है तो एमएमआर नहीं लगेगा. लेकिन मैंने कह दिया अगर बिजनेस इनकम है तो भी एमएमआर नहीं लगेगा. अब द ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय विल एंड इट इज द ट्रस्ट क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव डिपेंडेंट ऑन हिम एंड इट इज द ओनली ट्रस्ट क्रिएटेड बाय. देखिए कितना 164(1) कहता है एमएमआर लगेगा, उसका नीचे प्रोवाइजो कहता है 3 केस में एमएमआर नहीं लगेगा प्रोवाइडेड बिजनेस इनकम नहीं है. अगर बिजनेस इनकम है तो फिर भैया वो होगा ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल एक्सक्लूसिवली फॉर द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिलेटिव डिपेंडेंट ऑन हिम एंड इट वाज ओनली द ट्रस्ट क्रिएटेड बाय, तो उस केस में मैक्सिमम मार्जिन रेट नहीं लगेगा. ये है सर 164. लोग घबराए हैं इसको सुन के, अगर क्वेरीज हैं तो इसके ऊपर पहले पूछो, जाऊंगा आगे बढ़ूंगा. बहुत पॉइंट है इसमें, ये बहुत पॉइंट है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में. अगर आपको कोई समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, तो पूछिए. संजय जी कोई है तो पूछ लीजिए. सर एक दुराई स्वामी जी का क्वेश्चन है. दुराई स्वामी जी को 1 मिनट, इनको अनम्यूट कर रहा हूं सर. दुराई कर लीजिए, जिनको अनम्यूट करना है वे पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. दुराई जी यू आर अनम्यूटेड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. Good evening, Ahuja Saab. Good evening. Good evening. I'm talking of alternate investment fund. I have a peculiar case in Ernst & Young as which I am not convinced about it. Basically, Sir, alternative investment fund are not covered here. They are covered under 115 क्या उसका section है वो UB. No sir. No sir. The category 3 under the SEBI is covered. Category 3, not category 1 and 2. No. I'm not talking of category 1 and 2. I'm talking of category 3. Okay, no, tell me. If there is a capital loss there,
since it is an indeterminate trust, will the trust transfer the loss to the beneficiaries? My dear, the trust is liable to pay tax, not the beneficiary. Number one, the trust is supposed to pay tax, and whatever is the tax paid, after that, trustee can apply this income the way he wants to apply. I'm trying to make you understand. The return Fine. is of the trust, not of the trust beneficiary. The return is of the trust, not of the beneficiary. So, In sir, 161, share defined the return is of the trust beneficiary, filed by representative assessee. But here, the return has to be filed by the trust, and the trust will be liable to pay tax at MMR rate. Or if there is a loss, the trust will carry forward the loss. thank you very much, sir. That's the clarity I wanted, because Ernst & Young has given... What is the reply they have given in EY? No, they have referred to section 164, saying that the members can take the benefit of the loss in their personal returns. How can they do it, sir? I'm sorry, sir. It is not possible. That is possible only under proviso. The proviso also, there is no benefit. Absolutely nothing. 164 taxability is in the hands of the trust and not in the hands of the trustee. That's what I also felt. That's the doubt. आपने तो उनको फीस दी है ना, मुझे फीस दी होती तो मैं भी ऐसे जवाब दे देता जैसे आप चाहते हैं. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Welcome. Tell me any more. Anybody else? Any other question? Sanjay ji? Arun Kishore ji? No, sir. You continue. I think another 10-15 minutes we'll see. No, I'm going further. I've completed private trust assessment. That's why I'm saying if there is a question you can ask. Otherwise, I'm going to the last category of AOP BOI. एक क्वेश्चन और आ गया सर. अरुण किशोर जी पूछ रहे हैं, if a private trust is created for the specific benefit of 10 other trusts created in the name of Indian gods with specific shares and income is earned from the bank FDR interest, how the income of the trust and beneficiary will be assessed? Sir, it is only for 1%. Beneficiary is 1% or more than 1%. 10 different deity. They have created 10 So different that's why I'm deities. telling you, beneficiaries are it is not specified. It is not specified. No. So it is private. It will be taxable at MMR. Okay. Last question I will take, then Guruji will move to the next. What is that question? Okay. So these are there. I will unmute 2-3 people at 7:20 around. I think Guruji एक ही रह गया ना? हाँ, ये एक रह गया, तो सुनने वाला है वो. ठीक है मैं सर. आराम से कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट 2 में आपने टाइम दिया, तो मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए. बार नहीं है समझे जाएगा, ये बहुत मुश्किल है ये पार्ट जो मैंने समझाया. और ये 164 ये 1-2 महीने नॉर्थ इंडिया में मिलेगा भी नहीं. ओके सर, चलिए, वो तो आपने बैन लगा रखा है सर. हाँ जी सर. हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आया 167B, और मैं चाहूंगा किसी के पास किताब हो तो 167B पढ़े. अगर किसी के पास है. आज अविनाश नहीं है, नहीं तो मैं अविनाश की ड्यूटी लगाता था. ऋषभ की ड्यूटी लग सकती है. नहीं मेरे पास आप लगा लो. 167B पढ़ दो और मैं सबको सुनाना चाहता हूँ. I want everybody to know what is 167B. Charge of tax where share of member in association of person or body of individual unknown. Whether the individual shares of the member of an association of person or body of individual other than company or a cooperative society or a society registered under Society Act. यही रुक जाओ एक सेकंड के लिए. ओके सर. मैं ये कह रहा हूँ 167B में सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वाले नहीं आते. 167B में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती. पहले ये मैं बताना चाहता हूँ, उनका अलग है. 167B में वो वाले बेनिफिशियरी हैं, वो वाले मेंबर हैं. मेंबर यहाँ बेनिफिशियरी नहीं बोलते, या मेंबर बोलते हैं. मेंबर लिखा है ना,
संजय जी मेंबर लिखा है ना? हाँ जी मेंबर, मेंबर है ना? हाँ जी। इसमें बेनिफिशियरी नहीं बोलते, ये मेंबर ऑफ एओपी है। जैसे जॉइंट वेंचर है एक, हाँ जी, जॉइंट वेंचर में दो कंपनियां मिल गई, दो कंपनी एक पार्टनरशिप मिल गई, दो कंपनी एक पार्टनरशिप एक इंडिविजुअल मिल गया, और आपने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का जॉइंट वेंचर बना लिया, तो ये एओपी बीओआई है। मेंबर्स हैं इसके। कौन है मेंबर? एक्स कंपनी, वाई कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ये मेंबर बन गए। इनके शेयर इंडिटर्मिनेट है, इंडिटर्मिनेट। अगर डिटर्मिनेट होंगे तो भी बताऊंगा, शेयर इंडिटर्मिनेट है। तो कहता है टोटल इनकम एओपी की रिटर्न जाएगी एट दे विल बी टैक्स्ड एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। वो पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगेगा अगर शेयर इनडिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट भी बताऊंगा। पहले मैंने कहा शेयर इनडिटर्मिनेट है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ये क्लियर हो गया? सर ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट किस चीज पे लगता है? ये जो नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है। जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है तो वही लगेगा 15%। वो जो अगर उसमें 111A आ रहा है, 112A आ रहा है तो 10, 12 है तो 20%, वो स्पेशल रेट तो अलग है। ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.74 लगेगा। लेकिन रुकिए, अगर टोटल इनकम में संजय जी अगर ये 112 का कैपिटल लॉन्ग टर्म 112 का है, तो आप उसने पता क्या बताया हुआ है, जो सरचार्ज है वो अगर उनकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो इस लगेगा 25 और 37 नहीं लगेगा। मैक्सिमम में तो 37 जोड़ना है। लेकिन अगर ये इनकम, संजय जी मैं क्या कह रहा हूं, अगर टोटल इनकम ऑफ दिस एओपी, टोटल इनकम ऑफ दिस एओपी डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड सॉरी 2 करोड़, एक्सीड 2 करोड़, एक्सीड 2 करोड़, बट सुनिए उसकी इनकम 111A की है, 112 की है, 112A की है, तो वो वाली इनकम पे सरचार्ज 37 या 25% नहीं लगेगा, 15 लगेगा, 15 से ज्यादा नहीं लगेगा। ये समझ में आ रहा है? ये बड़ी अजीब चीज है जो लोगों को पता ही नहीं है। मैंने ये बोला मैक्सिमम मार्जिन रेट 37% होता है, लेकिन वो 37% मैक्सिमम मार्जिन रेट्स करके 42.74 जो लगता है वो नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स है, नॉर्मल रेट। जब आप उसमें जाएंगे कैपिटल गेन में 111A वाला, तो उस केस में उसने कह दिया कि देखिए 111A का है, 112A का, तीन ही है, 111A, सॉरी मैंने 112 गलती से बोल दिया, 112 नहीं, 111A, 112A, 115AD। अगर ये तीन कैपिटल गेन है और टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो जितनी कैपिटल गेन की इनकम है ये वाली, इसमें सरचार्ज 15% से ऊपर होगा ही नहीं। ये 15% से ऊपर होगा ही नहीं। बाकी पे लग रहा है 37, इस पे 15% से ऊपर नहीं लगेगा। ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब शेयर, अब इसमें पहले लिखा हुआ है नीचे संजय जी कि अगर एक ऐसा मेंबर है जिसकी हायर रेट ऑफ टैक्स है, सर वो हायर रेट ऑफ टैक्स पहले फॉरेन कंपनी होता था, लेकिन जब से 37% आ गया तो ये इस क्लॉज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका तो हायर रेट 42.74% आ रहा है, 40 थोड़ी आ रहा है, तो ये क्लॉज आप नहीं पढ़ते जो क्लॉज पहले दी हुई। अब एक और सुनिए, शेयर डिटर्मिनेट है। अगर शेयर डिटर्मिनेट है, लेकिन संजय जी का सुनिए, अगर एक भी मेंबर की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो भी एमएमआर लगेगा। सुन लीजिए, शेयर डिटर्मिनेट है लेकिन एक भी मेंबर की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, और आपको पता है कंपनी आ गई तो एग्जेम्पशन लिमिट 0 है, फर्म बन गई मेंबर तो एग्जेम्पशन लिमिट 0 है, हाँ इंडिविजुअल मेंबर बनेगा तो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। अदरवाइज एक भी मेंबर की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो चाहे शेयर डिटर्मिनेट भी हो तो भी एमएमआर लगेगा। संजय जी ये समझ में आ रहा है एओपी बीआईओ को? ये कौन सी एओपी बीआईपी है? लास्ट कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है, म्यूचुअल एसोसिएशन नहीं है, प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है,
एनी अदर कैटेगरी में जॉइंट वेंचर किया या कोई भी एनी अदर कैटेगरी में आया तो मैंने बोला ये जो कह रहे थे, अब मेरे को याद आ गया वो जो ऑल्टरनेटिव ट्रस्ट वो यहां पर आएगा। अरे दुरास्वामी जी वो यहां पर आ रहा है। दुरास्वामी जी दोबारा इनको बताऊं, वो ये मैं भूल गया, इन्होंने मेंबर क्या बताए वो तो मैं भूल गया। मेंबर अगर उसके अगर मेंबर हैं तो जो ENY ने ठीक कहा है मैक्सिमम मार्जिन रेट वो तो लगेगा मैक्सिमम मार्जिन रेट, लेकिन वो नहीं है कि मेंबर ले लेंगे लॉस, ना मेंबर लॉस नहीं लेंगे, मैक्सिमम मार्जिन लेगा संजय जी। और सुनिए मैंने क्या कहा, इवन इफ एनी मेंबर की इनकम अगर एग्जेम्पशन से लिमिट से ज्यादा है तो भी MMR लगना है, चाहे कुछ कर लो MMR ही लगेगा। हाँ स्पेशल रेट पे ऊपर MMR नहीं लगेगा अगर उस केस में आपने देखा कि वो सरचार्ज कम लग सकता है। ये है सर 167B। अब सुनना सर, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसा ट्रस्ट है ये AOP है संजय जी, सुनना AOP BOI है जहां ओनली इंडिविजुअल्स मेंबर है, इंडिविजुअल मेंबर है और कोई भी इनकम किसी की भी एग्जेम्पशन लिमिट तो क्या होगा। सुनिए मैंने क्या कहा, AOP BOI है, मेंबर सिर्फ इंडिविजुअल है और किसी की भी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है। इस केस में स्लैब रेट पे लगेगा, स्लैब रेट पे लगेगा, स्लैब रेट पे लगेगा। लेकिन रुकिए, स्लैब रेट पे तो लगेगा, लेकिन अब जो मेंबर थे इंडिविजुअल उनको सेक्शन 86 रेड विद सेक्शन 67 लगेगा क्योंकि उनकी एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। लेट्स से A B संजय जी समझ में, चारों आदमी की इनकम थोड़ा सा सर ब्रेक हो गई थी, एक बार ये लास्ट वाली लाइन दोबारा बोल दें। मैं दोबारा बताता हूं, एक AOP BOI आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर। वो बीच में किसी का टेलीफोन आ जाता है तो मुझे काटना पड़ता है। एक AOP BOI है संजय जी जिसके मेंबर सिर्फ इंडिविजुअल हैं और किसी की मतलब बाकियों की तो एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा 10 रुपए भी हो तो हो जाती है, इंडिविजुअल हैं और किसी की भी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है और AOP BOI बना रखा है आपने, तो इस AOP BOI को टैक्स स्लैब रेट से लगना है, स्लैब रेट से लगना है। एंड सेकेंडली अब मेंबर हैं इंडिविजुअल, इनकम 2.5 लाख से कम है ना, कम है ना, अब इन मेंबर को AOP का जो शेयर आया उसको ऐड करना पड़ेगा आपकी इनकम में और ऐड करने के बाद फिर रिबेट लेनी पड़ेगी 86 में और इनको टैक्स देना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप मेरी एग्जांपल समझिए, बड़ा आसान लेकिन समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए संजय जी आप उसके मेंबर हैं और मैं भी मेंबर हूं, 2-3 है और एक आपका बेटा राकेश अग्रवाल भी उस क्या नाम उसका ऋषभ का, वो भी मेंबर है, तीनों है, मैं गलत बोल गया गलती से, तीनों ऋषभ भी है और आपके मेंबर है। मेरी इनकम 2 लाख है, आपकी इनकम 2 लाख है और ऋषभ की इनकम 1.5 लाख है। आपको कोई टैक्स तो देना नहीं होता क्योंकि इनकम नहीं है, क्योंकि आप मेंबर हैं AOP के, हमने AOP को टैक्स लगाया कौन से रेट से, वो रेट एप्लीकेबल टू द स्लैब रेट, वो इंडिविजुअल रेट से लगा दिया। तो अब AOP का जो उस पर टैक्स लेस नहीं होना, टैक्स लेस नहीं होना, वो इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे इनको मेंबर्स को इन द रेशो, जो उनकी रेशो है, शेयर डिटर्मिनेट है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और सपोज करिए संजय जी आपकी इनकम 240 थी और आपको AOP से शेयर आया 1 लाख रुपए का, तो आपकी इनकम 340 हो गई, उस 340 पे टैक्स निकालेंगे और फिर जो 1 लाख है एवरेज रेट से लेस करके बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं संजय जी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी इनकम 240 है, अगर आपकी इनकम AOP BOI से नहीं आई होती तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, और आपकी AOP BOI में शेयर डिफाइंड है और वहां से आपको इनकम आ गई विदाउट टैक्स दिया हुआ 2 लाख रुपए, 2 आ गई, तो आपकी इनकम कितनी हो गई 240 प्लस 2 लाख 440। अब 440 पे टैक्स निकालिए, 2.5 लाख पे माफ संजय जी, 2.5 लाख पे माफ और 1,90,000 पर 5%,
9,500 रुपए, 9,500 आया, एम आई राइट? अब 9,500 डिवाइडेड बाई 440 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख, इतना तो आपको रिबेट दे देंगे और बाकी पे टैक्स ले लेंगे आपसे। क्या कर रहा हूं मैं? वैसे तो 240 था, आपको टैक्स देना ही नहीं था, आपको टैक्स देना ही नहीं था, पर मैंने क्या कहा, आपको 2 लाख आ गया और वो आपका शेयर डिफाइंड, तो 240 में 2 लाख जोड़ दीजिए, 440 पे टैक्स निकालिए, 9,500, अभी सरचार्ज मत जोड़िए बेशक, फिर एवरेज रेट निकालिए, 9,500 डिवाइड बाई 4 86 में, और बाकी पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। सुनिए, मेरी इनकम 2 लाख और मुझे एओपी से आ गया 5 लाख रुपया, मेरा शेयर 5 लाख था। संजय जी सुनिए, 2 लाख मेरा और 5 लाख एओपी से आ गया, मेरा शेयर डिफाइंड था, तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 7 लाख रुपया। मैं 7 पे टैक्स निकालूंगा, 5 लाख पे तो हो गए 12,500 और 2 लाख पे हो गए 20%, 40,000, 40,000 प्लस 12,500, 52,500। मैं क्या करूंगा? एवरेज रेट निकालूंगा, 52,500 डिवाइडेड बाई 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई जो 5 लाख आया था, वो 86 पे देकर बाकी पे मुझे टैक्स लग रहा है। हालांकि मेरी इनकम 2 लाख ही थी, हालांकि मेरी इनकम 2 लाख ही थी, फिर भी टैक्स लग रहा है। अब हमारे ऋषभ भाई ले लीजिए, इनकी इनकम 1.5 लाख थी और एओपी से 10 लाख आ गई। अरे इसको ज्यादा दे रहा हूं, 11.5 हो गया। अब 11.5 पे टैक्स निकालिए, 10 लाख, 1,12,500 और 1.5 लाख पर 30%, 57,500 डिवाइडेड बाई 11,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, इतनी तो दीजिए, बाकी पे 1.5 लाख पे टैक्स दे दीजिए। खिल गए कहने के लिए? ये 86 है सर, 86 सेक्शन ऐसे निकाला जाता है। ये तब है जब शेयर डिफाइंड है और सारे इंडिविजुअल हैं, एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और फिर भी टैक्स दे रहे हैं, मर गए एओपी से शेयर लेके। सेक्शन 86 रेड विद सेक्शन 67A और 67 में निकालते हैं कि शेयर निकालना कैसे, वो 67 में लिखा है। तो ये है सर जो मैंने आपको बता दिया, ये लास्ट था जो मैंने आपको बताया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं जितने पूछना चाहते हैं। क्लियर हो गया? ये जरा मुश्किल चीज थी। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है सुंदरक्का जी का। ये तो ऑलरेडी दे चुके हैं सर, अब मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने अनम्यूट करना था ना कुछ लोगों को। हाँ जी, वो भी दुर्गास्वामी जी को कर दिया था। अभी एक बार मैं देखता हूँ दोबारा। दुर्गास्वामी जी को बोल दीजिए दोबारा, ये टैक्स लगेगा वो लगेगा इसमें, वो अगर वो ट्रस्ट, वो प्राइवेट ट्रस्ट नहीं बनाया हुआ, प्राइवेट ट्रस्ट है तो ठीक है। चलिए आगे बताइए। अटेंडेंस को खोलो। कोई प्रमोटर जो है, पैनलिस्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी के ब्याह पे तो पूछ सकते हैं। अभी मैं जो है वो नीचे ये जो है राजेश कुमार जी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूं। राजेश जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। राजेश जी, आपको अनम्यूट किया है। अविनाश जी तो पधारे हैं। अविनाश जी वेलकम। सर नमस्कार सर। नमस्कार। पूछिए सर, राजेश जी जो पूछना चाहते हैं पूछिए। सर रीजनल काउंसिल मीटिंग चल रही है सर। कोई बात नहीं। यार ऐसे नहीं यार, फीस देनी पड़ेगी जो। चलिए पूछिए राकेश जी कहाँ गए? सर चीज इतनी मुश्किल थी, लोगों को समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता। अरविंद कुमार गुप्ता जी का नाम आया था। कैन HUF ट्रांसफर द एसेट फ्रॉम HUF टू प्राइवेट ट्रस्ट? देखिए HUF ट्रस्ट नहीं बना, HUF ट्रस्ट कैसे बनाएगा? सारे मेंबर अगर ट्राई करे, एग्री करे तो ही तो बना सकता है, क्योंकि तो बच्चे भी मालिक हैं, उसके बच्चे भी मालिक हैं, ऐसे नहीं होता। HUF कैन नॉट क्रिएट ए ट्रस्ट, HUF शुड नॉट क्रिएट ए ट्रस्ट। पहले बना सकते थे, अभी भी बनाना है तो सबकी परमिशन चाहिए। मिस्टर सतीश वसानी, आपको अनम्यूट करें सर, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन।
I think suppose in hello yes, हाँ जी, Mr. बोलिए। Vasani. sir, if बोलिए वसानी जी, बोलिए। हाउसिंग सोसाइटी अनइनकॉर्पोरेटेड हो और उसकी एफडीआर की इनकम हो तो कैसे टैक्सेशन लगेगा? भाई बोलिए, आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिए, कोई बीच में कॉल आ गई थी। अगर हाउसिंग सोसाइटी अनरजिस्टर्ड हो और इंटरेस्ट इनकम हो एफडीआर पे, तो टैक्सेबल किस पे होगा? भैया उस सोसाइटी को रिटर्न भरनी पड़ेगी और उसको टैक्स लगेगा, और वो सोसाइटी क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे लगा देंगे। रजिस्टर्ड होते तो स्लैब रेट लगाते। So Okay. now last I have got Mr. Yash Sundaram. Mr. Yash, you are unmuted. Please ask your question if you have anything. सर, अगर हम लोग का प्राइवेट ट्रस्ट का कोई कैपिटल गेन का लॉस है, हाँ जी, तो मेंबर्स उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? आप बताइए, मेरे को पहले बताइए, ट्रस्ट के शेयर डिफाइंड है कि नॉट डिफाइंड? हाँ, डिफाइंड है सर। तो यू विल बी लायबल। वो तो उसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड होगा कि रिटर्न तो मेंबर की जानी है ना, टू बी फाइल्ड बाई, तो कर लेंगे अगर डिफाइंड है तो। ऋषभ, अगर कोई YouTube का क्वेश्चन हो तो आप उनको पूछ सकते हैं। नितिन लोहिया जी भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नितिन जी, आपने हैंड नहीं रेस किया है, आई हैव टू फाइंड आउट यू। अभी मैं करता हूं। ऋषभ, अगर कोई YouTube वाले क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर YouTube पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, नितिन लोहिया जी, हम आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन पूछें। नितिन लोहिया जी। यस सर। सर, एक प्राइवेट ट्रस्ट है, उसके अंदर शेयर से कैपिटल गेन की इनकम हुई है और डिफाइंड है, शेयर डिफाइंड है। उसके अंदर बिग फोर ने एडवाइस किया है कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास अगर कैपिटल लॉस है ट्रस्ट को दे देंगे। अगर आपकी अपनी इनकम वो दिखा दोगे उसके अंदर, तो आप सारा कुछ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? मैंने आपको बोला ना कि आपकी रिटर्न जानी है, इंडिविजुअल की भरेगा जी, उसको सारी डिटेल अपनी इनकम की दे दीजिए तो हो जाएगा। यही तो बोला कि आप अपनी इनकम की डिटेल दे दीजिए उसको। सर, दिस आई गॉट इट, लेकिन उनको एडवाइस ये किया है कि आप अपना जो लॉस है वो ट्रस्ट को बता दो, ट्रस्ट नेट पे टैक्स काट लेगा और आप उस इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम में दिखा सकते हो अपनी रिटर्न में। अरे मैंने यही तो कहा सर, जब शेयर डिफाइंड है तो उस केस में अपना सारा कुछ उधर दे दो, तो आपको रिटर्न थोड़ी भरनी है, आप ही की तो रिटर्न जा रही है, फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। आप उसको अपनी डिटेल दे दो सारी, तो हो जाएगा। तो सिर्फ पार्शियल डिटेल ही फाइल कर रहे हैं और उनको एग्जाम अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में दिखा दीजिएगा, विच इज आई एम नॉट श्योर इट इज करेक्ट। तो क्या वो जो उसकी अपनी इनकम है उस पे स्लैब रेट का टैक्स लगेगा? बाकी उनकी सैलरी की इनकम, कैपिटल की इनकम अलग है, उसको नहीं, पर मुझे बताइए ना, क्या फिर दो बार उनको ये बोला कि आप एग्जेम्प्टेड में ये दिखा दो। अरे 2 बार एग्जेम्पशन मिलेगी, एक बार इधर एक बार उधर? नॉट एट ऑल। तो फिर कैसे होगा, बताइए क्या करेंगे? सर, उन्होंने ये कहा कि जैसे सपोज 100 रुपए का इनकम है कैपिटल गेन का, और आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस 50 का है, तो 50 के कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो ट्रस्ट दे देगा, और उसके बाद में आप उस और नेट जो इनकम आई वो हम वो तो बाई चांस सिर्फ कैपिटल गेन उस पर स्लैब रेट लगता है, वो लगता है फ्लैट रेट, और बाकी होगी तो क्या करेंगे? अगर आपने तो एक चीज बता दी, अगर बाकी होगी तो क्या करोगे? अगर ये तो क्योंकि फ्लैट रेट नहीं लगता, फ्लैट रेट लगता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं। लेकिन जिसमें एग्जेम्पशन मिलनी है तो क्या होगा? 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन, अगले 2.5 लाख 5%, अगले 5 लाख 20%, वो कैसे होगा? सर, ये तो ठीक है सर, मेरा एक सिंपल सा है कि क्या हम उसको एग्जेम्प्टेड इनकम रिटर्न में दिखा सकते हैं इंडिविजुअल के? कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम? जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया मेरे को कैपिटल से आया टैक्स मिलेगा। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, उनका एक चीज मैं बता दूं, प्राइवेट ट्रस्ट में अगर 166 में जाना तो सारा का सारा उधर लेके जाना चाहिए था, अगर टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द बेनिफिशियरी, तो सारा वहां ले जाओ तो वहां सब कुछ ले जाएगा, या सारा इधर ले आओ। लेकिन ये ना इधर के ना उधर के, ये मेरे समझ में नहीं आया। मुझे ओपिनियन आप मेरे साथ शेयर करना, मैं नंबर मेरे से बात करके शेयर करना, मैं बताऊंगा। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स। वेलकम। चलिए, सारे ईवाई से ओपिनियन लेते हैं और कंफर्म मेरे से कर रहे हैं, देख लो। हाँ सर, वॉइस ऑफ सीए जिंदाबाद है सर।
चलो चलो कोई बात नहीं, कोई अमित चड्डा जी अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। ये मैं पूछ रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टी की 1920 की असेसमेंट ईयर की रिटर्न बिलेटेड भरी है हमने, जून इस साल में भरी है, 2.5 लाख से कम की रिसीट्स है उनकी। तो हमारी ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे भी नाम बता दो यार। सर लोकल यार, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है सर लोकल, हाँ जी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है। यस यस सर। 13 है कि हमने एग्जम्पशन क्लेम करी थी, उन्होंने डिसलॉ करके ना एमएमआर पे टैक्स लगा दिया हमें। रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं भरी और क्या करें? वो एमएमआर ही लगेगा ना सर उस केस में फिर इनका। तो सर ऐसा है, रिटायरमेंट तो हो नहीं सकता पार्टी को एक मिनट जी 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 सर कह रहे कि वो एमएमआर लगेगा। पॉलिटिकल पार्टी की इनकम को एग्जेम्प्ट है, वो कौन सी कैटेगरी में आती है ये तो बताओ। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ रहा है, एओपी बीओआई आ रहा है, वो क्या चीज है? एओपी बीओआई में आएगा तो मैक्सिमम मार्जिन रेट लग जाएगा। सर बीओआई आएगा ना, बॉडी ऑफ न्यूट्रल, मैक्सिमम मार्जिन रेट एमएमआर ही लगेगा, क्योंकि शेयर डिटरमिनेट तो हो नहीं सकता इन केस में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर वो अगर वैसे नहीं भरते तो 2.5 लाख तो बेनिफिट है था ही ना उनको, फिर अगर रिटर्न नहीं भरते तो मुझे मार, वो मतलब भर के हम फंस गए कह लो। चलिए सर ये मुझे मार। सर 119 में जा सकते हैं कंडोनेशन के लिए कि नहीं? अब बिल्कुल जा सकते हैं, पता रिटर्न भरती ना पर इन्होंने तो। अब कंडोनेशन क्या करेंगे? रिटर्न भर को 2.5 लाख की तो वैसे ही माफ थी, रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी एक चांस ले सकते हैं सर ये कंडोनेशन में जाए। अरे क्या खवाएगा क्या खाएगा, 75,000 रुपए के लिए उतना तो टाइम लग जाएगा। चलिए आर के गुप्ता जी आपको अनम्यूट कराया, आपने हैंड रेज किया है। गुरु जी को चरण स्पर्श। गुरु जी नमस्कार भिवाड़ी से बोल रहा हूँ सर मैं। एक एनजीओ ने ना एक अपनी एओपी क्रिएट की है म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, उसकी इंटरेस्ट की इनकम है, तो वो इंटरेस्ट की इनकम स्लैब रेट से होगी या एमएमआर से होगी? अगर आप सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है तो वो स्लैब रेट से होगी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो फिर तो वो जो है 10,000 वाली। अगर आप क्या है ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा ना। एओपी सिंपल एओपी है कोई सिंपल एओपी मींस नॉट रजिस्टर्ड सोसाइटी। यस सर। तो मैक्सिमम मार्जिन रेट लगाएंगे वो इंटरेस्ट पे, वो उसको स्लैब रेट की बेनिफिट नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा सर? वो किस तरीके से लेंगे? शेयर डिफाइंड होता ही नहीं उसमें, तो शेयर डिफाइंड है क्या? नहीं है सर, नहीं है। तो फिर क्या करें? एमएमआर लगेगा बस म्यूचुअल उसके लिए बनाइए एनजीओ ने। अगर वो तब ना लगता नो मेंबर एज इनकम एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट, वो तो है ही नहीं। वो है नहीं सर, नहीं है सर। ठीक है सर जी, थैंक यू सर। आप बार बार आइए सर, आपको वेलकम करते हैं सर। एक ही हमारी यंग ब्रिगेड का एक मानव प्रेम जी है, इसको अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। मानव प्रेम जी पूछिए। हेलो, या गुड इवनिंग सर। तो मैंने कल पूछा था पहले आपको कि यंग कौन है और या जवान कौन है। मैं तो सबको जवाब दे रहा हूँ। ये सर यंग ब्रिगेड का मेंबर है। मैं भी यंग ब्रिगेड में हूँ। हाँ सर, मैं तो पूरा कह दिया। यस सर। चलिए बोलिए मानव जी, बोलिए मानव जी, बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। हाउ डू वी क्लोज द प्राइवेट ट्रस्ट? द ओनली बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट इज नॉट अलाइव। अगेन प्लीज कम अप। सर, हाउ डू वी क्लोज अ प्राइवेट ट्रस्ट? The only beneficiary of the private trust is not alive, and the author is also not alive. But my point is, sir, the trustee, when you have created a trust deed, there is always a dissolution clause. Right, sir. You see the dissolution clause and do that way. Sir, the dissolution clause is very poorly drafted. It doesn't lead to any idea. So do whatever you like. Who is going to ask you? अगर poorly drafted है तो किसके पास गई? आपको ये बताइए, किसी को तो दोगे, इसके बेटे को दे। उसमें ये नहीं लिखा था इसके डेथ के बाद किसके पास जाएगा? No, it was not, ये नहीं लिखा था कि डेथ के बाद। तो फिर आप उसके लीगल एयर को दे दीजिए, आप हिंदू सक्सेशन एक्ट लगा के दे दीजिए। जी ओके ओके मानव। दीपक जी का अनम्यूट कराया। दीपक जी आप लास्ट हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लीजिए। वी आर ऑलरेडी बिहाइंड द शेड्यूल। मिस्टर दीपक जी शायद नहीं है, तो अश्विनी जी बैक टू यू, काइंडली कंक्लूड द सेशन। थैंक यू वेरी मच सर। आज का सेशन भी गुरुजी का मार्वलस सेशन था। इधर भी हमारे मतलब ड्यू टू लॉकडाउन जो हमारे नॉर्थ पार्ट में काफी स्टेट्स में इवन दो मतलब 200 के लगभग पार्टिसिपेंट हमारे इधर थे। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब पे भी मोर देन 100 पार्टिसिपेंट थे। इट वाज ए गुड सेशन ऑन एओपी एंड बीओआई। विद दिस जो हमारी सीरीज थी अगस्त की,
जो काफी हेक्टिक सीरीज थी वो इसके साथ काफी हद तक कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे सितंबर में गुरुजी का सेशन है जो 4, 5, 6 को जो हम 3 दिन की मेगा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रियल एस्टेट पे, तो उसमें गुरुजी का डायरेक्ट टैक्स पे है, बत्रा जी का जीएसटी पे है। हाँ जी, आपका 5th को है सर, 4th, 5th, 6th को 3 दिन डिफरेंट फैकल्टीज हैं। गुरुजी का 5th को है, तो जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स पे कॉन्फ्रेंस है, उसका भी आपको लिंक शेयर किया होगा वॉइस ऑफ सीए ने, अदरवाइज भी आपको रूटीन में भी लिंक आ जाएगा, उसमें भी जरूर आप रजिस्टर कीजिए। रियल एस्टेट के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो उसमें चाहे डायरेक्ट टैक्स की हो चाहे जीएसटी की हो, सभी रिजोल्व की जाएंगी। और आगे जैसे संजय जी ने मेरे साथ बात की है कि सितंबर में अभी हमारी जीएसटी की डेडलाइंस आ रही हैं जो 18-19 की, इस वजह से हम थोड़ा शेड्यूल लाइट रख रहे हैं। 15 तक का हमारा शेड्यूल ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उसके बाद हम थोड़ा लाइट कर रहे हैं, अक्टूबर में भी लाइट कर रहे हैं। अगर ये डेडलाइन बढ़ के 31 मार्च हो जाती हैं देन इसी एंथुसियाज्म के साथ हम काम करते रहेंगे मेंबरों के लिए। ये हमारा वादा है वॉइस ऑफ सीए से, जो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि संजय भाई के हाथ हमने मजबूत करने हैं। तो मैं गुरुजी का बड़ा धन्यवादी हूं कि उनका सेशन, इतने सेशन फ्राइडे को आज कंटिन्यूसली चल रहे हैं, इवन दो इतने मेंबर, इतने बिग पार्टिसिपेंट थे हमारे साथ, और हमारे पैनलिस्ट जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी वॉइस ऑफ सीए की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी अश्विनी जी, अगर किसी को अभी भी कोई क्वेरी एओपी बीओआई में है तो वॉइस ऑफ सीए संजय जी को भेज दीजिए, मैं संजय जी के थ्रू उसको सब आंसर दे दूंगा। संजय जी आपको भेज दीजिए, संजय जी टेकअप कर लेंगे, क्वेरी बना के उनका बेटा मेरे से ले लेगा जवाब और फिर वो उनको रेफर कर देगा। तो ये, और मैं ये लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे गुरुजी का हमने चैनल जो है चैट बॉक्स में डाल दिया है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी सब्सक्राइब करें। गुरुजी की ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वीडियोस होंगी उसको हम धीरे धीरे उस पर अपलोड करेंगे। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जरूर आप भी और अपने दोस्तों से भी गुरुजी के चैनल को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच। अगर कोई मेंबर किसी वजह से मिस कर गए हैं, आप उनको कन्वे कर देना। हम जो एओपी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का यूट्यूब रिकॉर्डिंग लिंक मेंबरों के साथ शेयर कर देंगे, आप इसको ज्वाइंटली इकट्ठे बैठ के भी देख सकते हैं। और ये वॉइस ऑफ सीए यूट्यूब चैनल पे आज का 1 घंटे बाद अवेलेबल हो जाएगा। द वॉइस ऑफ सीए यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है पार्ट 1। जितनी भी वॉइस ऑफ सीए सेमिनार कर रहा है वो सब द वॉइस ऑफ सीए यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे हेल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड करो। Control room, kindly close the meeting. Thank you, sir. Thank you all.